पहाड़ की चोटी पर पूनम की तेज चांदनी के नीचे सरगना योंगसो पूरी तरह घायल, खून में लथपथ पड़े नौजवान जिन सोवून की गजब की याददाश्त की तारीफ करता है। जिन सोवून जवाब देता है, यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने यह काम किया। मुरम अलायंस का यह महान सरगना घायल लड़के को देखते हुए कहता है, आखिरकार उसने वो सारे खोए हुए रिकॉर्ड्स जिन्हें डिवाइन सोर्ड कहा जाता है, दोबारा हासिल कर लिए हैं। योंगसो नौजवान का शुक्रिया अदा करता है इस मुश्किल और अहम मिशन को पूरा करने के लिए। जमीन पर गिरा बुरी तरह घायल जिनसन बताता है, उसने सब कुछ सिर्फ इसलिए याद और रिस्टोर किया क्योंकि उसे हुक्म मिला था, पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। गुस्से में भरा नौजवान जाइनसन पूछता है, क्या इतनी मेहनत का इनाम बस एक बदकिस्मत अंत ही होगा? अपनी तलवार थामे सरगना चेताता है, ऐसे कीमती सीक्रेट्स रखने वाला कोई अगर डिमोनिक कल्ट से हाथ मिला ले तो वो एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तेज ब्लेड नौजवान की तरफ तानते हुए वो ठंडे लहजे में ऐलान करता है, इंसाफ की खातिर इस लड़के को दुनिया से मिट जाना होगा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद जिन सोवून इस महान मकसद वाली सफाई सुनकर व्यंग्य भरी हंसी हंसता है। नौजवान आगे भी उस आदमी की गंभीर बातों का मजाक उड़ाता रहता है, पूछता है, एक पूरी तरह तबाह हो चुके अलायंस से आखिर कौन सा खतरा बाकी रह गया है? जिन सोन खुलेआम उसे चिढ़ाता है, याद दिलाता है ये अलायंस पहले ही डिमोनिक कल्ट के हाथों हार चुका था और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला था। अंधेरे धमकी भरे अंदाज में सरगना दृढ़ता से गारंटी देता है कि अलायंस फिर भी अपने दुश्मनों को हराएगा और दोबारा अपना झंडा बुलंद करेगा। नौजवान बेखौफ होकर व्यंग्य करता है, याद दिलाता है उन्होंने नॉर्थ सी की तरफ भागते वक्त कैसे मासूम लोगों को शील्ड की तरह बलि चढ़ाया था। वो सख्ती से कहता है, यह देखकर कि यह अलायंस इंसानी जान से ज्यादा अपने नेक मकसद को तवज्जो देता है, यह कहना मुश्किल हो जाता है कि असली बुराई है कौन। यह कड़वी बातें सुनकर सरगना गुस्से से भर उठता है, फौरन आरोप लगाता है लड़का दुश्मन के हाथों बहका दिया गया है। खुद को उस विशाल खाई में फेंकने से पहले जिन सवून अपना दिल खोलकर कहता है, उसे अफसोस है उसने अपनी सेक्ट की किस्मत इन लोगों के हाथों सौंप दी। वो अपने ही खून से सने हाथों को देखता है, फिर आखिरी फैसला लेता है, अपनी जिंदगी का अंत खुद अपने हाथों से तय करेगा। युवा योद्धा मुस्कुराते हुए खुद को उस खाई के खालीपन में झोंक देता है। उस सरगना के हाथों मरने के बजाय खुद अपनी जान लेना बेहतर समझता है। खड़ी चट्टानों के बीच गिरते हुए वो मन ही मन विलाप करता है, उसकी बेदाग याददाश्त ने उसके वजूद को एक जीता जागता दुस्वप्न बना दिया। उसे तकलीफ से याद आता है वो पल जब ग्रेट वॉर शुरू हुई थी, जब उसकी छोटी सी सेक्ट के सारे नौजवान सदस्य जबरन लड़ाई में झोंके गए थे। डेमोनिक कल्ट बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए अलायंस ने इन नौजवान योद्धाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए नरसंहार से भाग निकलने का रास्ता बनाया। अपने भाइयों को बचाने की कोशिश में नौजवान ने बेबस होकर अलायंस के सारे प्राचीन रिकॉर्ड्स याद करने का प्रस्ताव कबूल किया। पेड़ की टहनियों से गुजरते हुए गिरते गिरते वो सोचता है, क्या उसे उस लड़ाई में ज्यादा जोर लगाना चाहिए था या मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त लगाना चाहिए था। पूरी शिद्दत से नौजवान गहरे अफसोस में डूबा है कि ऊपर वाले ने उसे किसी दमदार इंटरनल एनर्जी पावर की बजाय यह बेकार सी एबिलिटी दी। टूटने के कगार पर उसकी कलाई पर बंधा वो रहस्यमयी ब्रेसलेट तेज रोशनी से चमकने लगता है। नौजवान को गहरा अफसोस घेर लेता है। वो दिल की गहराई से चाहता है काश उसके पास खुद को और अपने प्यारे सेक्टिव ब्रदर्स को बचाने की काफी ताकत होती। अचानक धूप भरे माहौल में एक आवाज गूंजती है, पूछती है, क्या वो यूं ही पड़ा रहेगा या आखिरकार जमीन से उठेगा भी? कोई अपने लकड़ी की तलवार से उसका सिर छेड़ते हुए उसे इतनी जल्दी बेहोश होने के लिए पूरा बेवकूफ बताता है। ट्रेनिंग के दौरान लकड़ी की तलवार कसकर पकड़े जिनसान चिढ़कर शिकायत करता है, सोचता है यह उसकी जिंदगी की एक और श्रापित याद है। अपने घायल बदन में महसूस होते तीव्र दर्द से जूझते हुए वो मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। उस याद का दर्द इतना असली महसूस होते देख नौजवान पूरी तरह हताश हो जाता है। आंखें बड़ी करते हुए वो बुरी तरह उलझन में पड़ जाता है। वहां लकड़ी की तलवारें थामे कतार में खड़े कई डिसाइपल्स दिखते हैं। नौजवान चारों तरफ पूरी तरह चकराया हुआ देखता है, फिर धीरे धीरे यह जगह पहचानना शुरू करता है। इस अजीब पल में वो अविश्वास से समझता है वो वापस थाई सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंच चुका है, जहां उसने अपनी जवानी के दिन गुजारे थे। सेक्ट के दो छोटे डिसाइपल्स नौजवान की अजीब हरकत देखकर वहां हो रही किसी भी बात को समझ ही नहीं पाते। जिन सोवून का चेहरा लाल पड़ जाता है। उन पुराने साथियों के जाने पहचाने चेहरे दोबारा देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बिना दो बार सोचे नौजवान तेज कदमों से आगे बढ़कर अपने यंग दोस्तों की तरफ पूरी दृढ़ता से बढ़ता है। नौजवान दोनों साथियों को कसकर भावुक होकर गले लगा लेता है, दोनों को आंगन के बीचों बीच बुरी तरह चौंका देता है। गुलाबी बालों वाली लड़की उसकी इस हरकत से पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है, पूछती है आखिर उसे क्या हो गया इस अजीब अंदाज में पेश आने के लिए। दूसरा डिसाइपल भी हैरान होकर पूछता है उनके सीनियर भाई को क्या हुआ जो इतनी अचानक ऐसी हरकत की। आसपास खड़े बाकी डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, सोचते हैं शायद कुछ खराब खाकर इस अजीब अंदाज में बहक गया है। भावुक होकर रोते हुए वो अब भी यकीन करता है यह सब बस उसकी जिंदगी का आखिरी न्याय से ठीक
ठीक पहले की झलक भर है। वो सच्चे दिल से मुस्कुराता है, सोचता है कम से कम अपने जिंदा भाइयों के चेहरे दोबारा देखना एक अद्भुत एहसास है। अंत से पहले वो प्यार से लड़की का गाल दबाता है, नॉस्टैल्जिया में स्वीकार करता है उसे उसकी वो लगातार डांट भी याद आती थी। नौजवान लड़के का गाल चिकोटी काटता है, पुराना याद करते हुए कहता है जरूरत पड़े तो 1000 बार उसके साथ कपड़े धोएगा। लकड़ी की तलवार थामे एक राइवल जिनसून का मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या वो ड्यूएल का सामना करने से डर कर पागलपन का नाटक कर रहा है। घमंडी राइवल सीधी धमकी देता है, कहता है छोटे भाइयों को पीट देगा अगर प्रोटैगनिस्ट तलवार उठाकर लड़ने को तैयार ना हुआ। जिनसून पूरी तरह निराश हो जाता है, यह समझते ही कि उसकी आखिरी याद में भी वो नाकाबिल ए बर्दाश्त आदमी तंग करने आ ही गया। उसे जय चियांग अच्छी तरह याद है, एक अमीर और बिगड़ैल नौजवान जो ट्रेनिंग सेशंस का इस्तेमाल दूसरे डिसिपल्स को बेरहमी से पीटने के लिए करता था। याद आता है कैसे सेक्ट सिर्फ स्पॉन्सरशिप खोने के डर से यह पिटाई सहती रही। जिन सावून आखिरकार लकड़ी की तलवार उठाकर लड़ने का फैसला ले लेता है। अगर ऊपर वाला चाहता है मैं तुझे धूल चटाऊं तो इस आखिरी याद में भी मुझे तुझसे बदला लेना ही होगा। नौजवान की हिम्मत देखकर गुस्से से भरा राइवल पूरी आक्रामकता से झपटता है, लकड़ी की तलवार मजबूती से थामे जिन सावून ठंडी शांत नजरों से अपने ओपोनेंट की हर हरकत देखता रहता है। नजदीक आती लड़ाई पर पूरा ध्यान लगाए रखता है। वो दुश्मन की इस्तेमाल की जा रही टेक्निक बखूबी पहचान लेता है, ट्रिपल फैंटम ब्लेड, जिसने कभी उसे इतना दुख दिया था। यह टेक्निक किसी वॉन्डरर ने सिखाई थी। इसका अंदाज काफी हिंसक है, आक्रामकता से भरे तीखे वार करती है। यह अटैक जानबूझकर ओपोनेंट की आंखों की तरफ लक्षित होता है। जवान डिसाइपल्स इसके सामने बिल्कुल बेबस रह जाते हैं। पहले उसके पास इस गंदी चाल को बचने या पलटवार करने की ताकत नहीं थी, पर अभी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जिन सावून बड़ी आसानी से यह वार बचा लेता है, साबित कर देता है ऐसी सस्ती चाल अब दोबारा काम नहीं करेगी। राइवल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, यह समझते ही कि उसका जानलेवा वार लड़के ने बड़ी आसानी से टाल दिया। अपनी पिछली जिंदगी में प्रोटैगनिस्ट ने अलायंस के आर्काइव्स में लंबे साल बिताए, गुप्त मैनुअल्स और टेक्निक्स पढ़ते रहे। लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स के मुकाबले उसे जो रटना पड़ा उसके सामने अपने राइवल की टेक्निक कोई बच्चों का खेल भर लगती है। उसे भारी दबाव में हजारों उलझी हुई मैनुअल्स याद करनी पड़ी थी, जिनमें बेहद बेहतरीन कॉम्बैट फॉर्म्स और स्टाइल्स शामिल थे। जैसे ही दुश्मन बेचैन होकर आगे बढ़ता है, जिन सावून को उस बेतुके अटैक का हर एक गैप साफ नजर आता है। उसकी आंखें तेज चमक उठती हैं, वो बिल्कुल सही मिलीसेकंड का हिसाब लगाता है अपने राइवल पर एक जबरदस्त काउंटर अटैक करने के लिए। वो बिजली की रफ्तार से हिलता है, आंगन के फर्श पर फिसलते हुए अपने ओपोनेंट को पूरी तरह चौंका देता है। थाई सेक्ट की बेसिक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए नौजवान उस घमंडी राइवल के चेहरे के बीचों बीच एक सटीक कुचल देने वाला वार करता है। इतनी जबरदस्त हिंसा से टकराकर हमलावर की नाक से खून बहने लगता है। वो हैरान होकर सोचता है इतनी बेसिक टेक्निक में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। जिनसान शातिर मुस्कान के साथ पास आता है, उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए पूछता है क्या यह सजा अच्छी लग रही है। नौजवान के दिल में गहरा सुकून महसूस होता है इस बुली को पीट पाने पर। अपनी प्यारी सेक्ट की कला इस्तेमाल करते हुए वो एक और वार उस आदमी के सिर पर करता है, बरसों की चुपचाप सही गई शर्मिंदगी की आत्मा को साफ करते हुए। इस भारी वार से वो अमीर लड़का जमीन पर गिर पड़ता है, आसपास खड़े डिसाइपल्स की उलझी नजरों के बीच पूरी तरह डिसोरिएंटेड। जमीन पर गिरा कांपता हुआ हमलावर फिर भी उठने की कोशिश करता है, जबकि जिन सोवून पूरी बेपरवाही से उसे नीचे देखता रहता है। बिगड़ैल लड़का गुस्से से दहाड़ता है, ये मानने से इनकार करता है कि उसे एक आम डिसाइपल ने, जिसे वो कूड़ा कला समझता था, हरा दिया। खून से लथपथ चेहरा, नफरत से भरा, पुली पूरी तरह अपना आपा खो देता है। बेकाबू होकर बड़बड़ाने लगता है। वो हताशा में झपटने की कोशिश करता है, धमकी देते हुए चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट को पलटवार की भारी कीमत चुकानी होगी। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो लड़का मुंह के बल जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिन साउंड को उसकी इस कमजोरी पर हैरानी होती है। लड़ाई देख रहे बच्चों में से एक मुंह खुला छोड़े हैरान रह जाता है। इस झटपट नतीजे पर अपना हैरानी नहीं छुपा पाता। बाकी सारे छोटे डिसाइपल्स अपने सीनियर भाई की शानदार जीत पर खुशी से चिल्लाने चीखने लगते हैं। धूप भरे आसमान की तरफ देखते हुए जिन साउंड नतीजा निकालता है कि अब वो बिना किसी अफसोस के परलोक की तरफ शांति से बढ़ सकता है। अचानक उसे सीधा चेहरे के बीचों बीच एक जबरदस्त घूंसा पड़ता है, जो उसे उस मानी हुई इल्यूजन से बुरी तरह जगा देता है। गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्से से भड़क उठती है, पूछती है क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है अमीर परिवार वाले को पीटकर। वो हताशा में शिकायत करती है सेक्ट अपनी स्पॉन्सरशिप का पैसा गनवा देगी। जब नौजवान को अपने चेहरे पर सच में शारीरिक दर्द महसूस होता है, चोट की चुभन और सूजन महसूस होती है, नौजवान आखिरकार सोचने लगता है वो याद असल में दर्द क्यों दे रही है। वो डर से पीछे हटता है, यह समझते ही कि यह सीन उसकी मौत से पहले गुजरती हुई कोई याद नहीं है। गुलाबी बालों वाली लड़की अंधेरी मुस्कान देती है, साफ कर देती है वो उसके हाथों बड़ी मुश्किल में है। वो एक और भयानक वार करती है, नौजवान को हवा में उड़ा देती है, इतनी बकवास बोलने की सजा के तौर पर। नौजवान
बेहोश होकर आंगन के फर्श पर गिर पड़ता है। पिटाई के बाद अपनी होश पूरी तरह खोते हुए महसूस करते ही डिसाइपल्स घबरा जाते हैं, सोचते हैं वो मर गया। जब प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार समझ आता है वो समय में वापस लौट आया है, सीन बदलकर एक इन्फर्मरी रूम के शांत भीतरी हिस्से पर पहुंचती है जहां दवाओं की अलमारियां भरी हैं। जाइन-सान एक बिस्तर पर आराम से लेटा दिखता है, गाल पर पट्टियां बंधी हुई। इस इंसिडेंट के बाद आराम करते हुए अपनी छोटी बहन के हाथों बेहोश होने के बाद इन्फर्मरी में जागते हुए नौजवान इस शांति का फायदा उठाकर अपने विचार व्यवस्थित करता है। वो इतिहास याद करता है कैसे डेमोनिक कल्ट वापस लौटकर एक भयानक जंग में मिराम अलायंस को तबाह कर गई थी। उस खूनी संघर्ष के दौरान इस बदकिस्मत अलायंस का हिस्सा होने की वजह से टाई-सिटी सेक्ट लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी। असाधारण याददाश्त होने की वजह से प्रोटैगनिस्ट आखिरकार एक कमरे में बंद कर दिया गया प्राचीन रिकॉर्ड्स के अंबार पढ़ने के लिए। अलायंस लीडरशिप ने उसे यह आसान रहित काम सौंपा, उनकी हर आखिरी किताब याद करके रिस्टोर करना। उसने वादा किया हर शब्द बिना एक भी अक्षर चूके अपने दिमाग में उकेर देगा, इस बेबस हुक्म को पूरा करने के लिए। बदले में नौजवान ने घुटनों पर बैठकर सरगनाओं से भीख मांगी अपने प्यारे सेक्टी ब्रदर्स को बैटलफील्ड से बख्श दें, पर बेरहम सरगनाओं ने उसे खत्म करने का फैसला किया, उसके ज्ञान को अलायंस के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए। पर खाई में कूदकर मरने के बाद वो आखिरकार अपनी सेक्ट के आंगन में अपनी जवानी के शबाब में वापस जाग उठा। नई दृढ़ता के साथ भविष्य की तरफ देखते हुए उसे एहसास होता है उसे इतिहास दोबारा लिखने का एक बेहतरीन मौका मिला है। दिमाग में संजोई मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स की तमाम यादों की बदौलत वो सारी टेक्निक्स पकड़ पाने में सक्षम है। इसी ज्ञान की बदौलत उसने उस बुली राइवल को इतनी आसानी से हराया। आंगन में इन्फर्मरी के अंदर गहरी सोच में डूबा जिन सोवून अब भी समझने की कोशिश करता है कैसे उसने ऐसे किसी को हरा दिया जिसे वो पहले कभी नहीं हरा पाया था। हैरानी से नोटिस करता है कि भले ही उसका बदन और कपड़े अतीत में लौट आए हों, सिर्फ वो रहस्यमयी ड्रैगन ब्रेसलेट ही उसके साथ वापस आया है। उसे याद आता है यह कीमती ब्रेसलेट जो डेमोनिक कल्ट से मिला था ठीक उसी पल तेज रोशनी से चमक उठा था जब वो लगभग मरने वाला था। इस आर्टिफैक्ट की ताकत पर सवाल उठाते हुए नौजवान को अचानक बाहर से गुस्से भरी चीखें सुनाई देती हैं जो उसकी हाजिरी की मांग कर रही हैं। वो उत्सुकता से बिस्तर से उठ खड़ा होता है, यह समझते ही कि फैसिलिटी के मुख्य द्वार पर कोई बड़ा हंगामा हो रहा है। बाहर मर्चेंट गिल्ड का रसूखदार सरगना गुस्से से उबल रहा है, अपने प्यारे बेटे को चोट पहुंचाने वाले को ढूंढने की मांग कर रहा है। सेक्ट लीडर गुस्साए आदमी को शांत करने की कोशिश करती है, माफी मांगती है और वादा करती है जो हुआ उसके लिए नौजवान को डांट लगाएगी। जिन सून उस बुली के पिता की आवाज पहचान लेता है, एक बेहद घमंडी आदमी जो लगातार बिना रहम थाया सेक्ट को जलील करता रहता है। व्यापारी का जहर उगलना सुनकर नौजवान गुस्से से भर उठता है, यह देखकर कि उसकी लीडर माफी मांगने के लिए इतना झुक रही है। यह दुखद सीन उसे उस जंग की कड़वी यादें ताजा कर देता है जहां इज्जत और रिसोर्सेज की कमी सेक्टी को पूरी तरह कत्ल तक ले गई थी। उसे तकलीफ से याद आता है कैसे उसने अपने प्यारे साथियों को एक एक करके बैटलफील्ड में गिरते देखा था, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत कमजोर थे। इन दर्द भरी यादों का सामना करते हुए नौजवान दूसरे मौके के असली मतलब पर सोचता है। उसे अपना ही दुखद अंत याद आता है जब उसने अपने दोस्तों की जान बचाने का कोई रास्ता ना पाकर खाई में छलांग लगा दी थी। उस बदकिस्मत तकदीर को बदलने की ठान लेते हुए नौजवान अपने दांतों से टिपकाट काट कर तोड़ देता है, अपनी दृढ़ता जाहिर करते हुए। दृढ़ नजरों के साथ जिन सोवून रिकवरी रूम से बाहर निकलता है, उस नाइंसाफ बहस में कदम रखने की तैयारी करते हुए वो पक्का फैसला ले लेता है। अब वो किसी को भी अपनी सेक्ट को नीचा दिखाने या अपने दोस्तों को कूड़े जैसा ट्रीट करने नहीं देगा। एक डरावनी आभा में डूबा प्रोटैगनिस्ट तय करता है अब वक्त आ गया है उस अमीर आदमी को करारा जवाब देने का। बाहर घमंडी आदमी पीठ मोड़े खड़ा है जबकि सेक्ट लीडर लगातार झुककर शुक्रिया अदा कर रही है। व्यापारी घमंड से चेताता है वो सिर्फ इस बार माफ करेगा, पर सबसे पूरी तरह झुकना और इज्जत मांगता है। छत के ऊपर से जिन साउन अचानक प्रकट होता है, शांत लहजे में कहता है उसने सुना कोई उसे ढूंढ रहा था। वो मजाक उड़ाते हुए झुककर आदाब करता है और ठीक उन्हीं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर अपना परिचय देता है जो उस आदमी ने कहे थे। अमीर आदमी और उसका नौकर हैरान होकर ऊपर देखते हैं, छत के किनारे मजाक उड़ाते हुए खड़े उस जवान लड़के को देखकर। व्यापारी अपने बेटे को पीटने वाले उस लड़के को पहचानते ही गुस्से से चिल्लाने लगता है। जवान लड़का आह भरकर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है उसे समझ नहीं आता किस बात का इतना बुरा माना जा रहा है, दोनों की उम्र में तो इतना बड़ा फर्क अभी नहीं। इस बेतुके भड़काने वाले मजाक को सुनकर दोनों उलझन भरे चेहरों के साथ एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। जिन सोवून नाटकीय अंदाज में माफी मांगने का बहाना करता है, ताना मारते हुए पूछता है क्या एकेडमी में जब उसका बेटा पिटेगा तो क्या वो आदमी भी रोएगा? व्यापारी नफरत से दहाड़ता है, कहता है उस मामूली से सेक्टी का वजूद ही उसके बेटे को लाड प्यार से एकेडमी तक पहुंचाने के लिए है। जवान लड़का व्यंग्य से याद दिलाता है कि 10 से ज्यादा
डिसाइपल्स उसके बेटे के हाथों बुरी तरह पिट चुके हैं और कई दिन बिस्तर पर पड़े रहे हैं। वो जोर देकर कहता है जो कोई आम डिसाइपल के हाथों पिट जाए उसे इस दुनिया की किसी सम्मानित एकेडमी में दाखिले का सपना भी नहीं देखना चाहिए। आदमी गुस्से से लाल पड़ जाता है, लगभग नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर पहुंच जाता है। उसका नौकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो धमकी देता है कि वो सेक्ट को दी जाने वाली सारी स्पॉन्सरशिप बंद कर देगा। पूछता है क्या इस घमंडी लड़के में इसके नतीजे भुगतने की हिम्मत है। प्रोटागोनिस्ट उस स्पॉन्सरशिप की धमकी के सामने जरा भी डर या हिचकिचाहट दिखाए बिना उस आदमी को घूरता रहता है। व्यापारी तिरस्कार से हंसते हुए कहता है ताया सेक्ट पहले ही जवाल की तरफ है और वो जिस भी दूसरे सेक्टी को चाहे फंड कर सकता है। वो नफरत से चेतावनी देता है कि उसकी स्पॉन्सरशिप के बिना सेक्टी अगले ही दिन से भूखा मरने लगेगा क्योंकि उसके पास कोई सहारा ही नहीं बचेगा। थाई सेक्ट 108 सेक्ट्स के आधिकारिक समूह का हिस्सा है, पर फिलहाल ये अपने शानदार अतीत की बस एक धुंधली परछाई बनकर रह गया था। इस समूह के सेक्ट्स को स्पेशल एडमिशन के जरिए सीधा एक स्टूडेंट को मुरम एकेडमी भेजने का विशेषाधिकार हासिल था। अमीर आदमी का बेटा सिर्फ इसी कीमती रिकमेंडेशन को हासिल करने के लिए थाई सेक्ट में शामिल हुआ था ताकि एंट्रेंस टेस्ट दिए बिना ही दाखिला मिल जाए। उसने भारी रकम चुकाकर एक स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार किए जाने और इस प्रतिष्ठित एकेडमी में सीधे दाखिले की जगह पक्की कराई थी। पीछे हटने और माफी मांगने की बजाय जिन साउन एक कदम आगे बढ़कर उस आदमी से कहता है वो स्पॉन्सरशिप फौरन रद्द कर दे। जवान लड़का व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ यकीन दिलाता है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। फिर एक बेहद भड़काने वाला सवाल पूछता है। आदमी की कलाई मजबूती से पकड़े हुए वो उसे याद दिलाता है कि रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के ऑफिशियल इवैल्यूएशन में अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। जिन सोन बेरहमी से उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है क्या वो लोग सिर्फ इसलिए इस कमजोर सेक्ट में आए क्योंकि बाकी सबने इस बेकार लड़के को ठुकरा दिया। आदमी पूरी तरह बेकाबू हो जाता है जबकि जवान लड़के को याद आता है कि पिछले जन्म में सेक्ट ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। गुस्से से कांपते हुए वो शातिर व्यापारी पूछता है आखिर एक मामूली इंसान इतनी बेअदबी और दिलेरी से उससे कैसे बात कर सकता है। अपने पिछले जन्म में इस आदमी ने सबको जलील किया था। कहता था उसका गिल्ड ही उस भुला दिए गए सेक्ट की इकलौती उम्मीद है। पर प्रोटैगनिस्ट को अच्छी तरह याद है उस दूसरे टाइमलाइन में उस अमीर लड़के के स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद क्या हुआ था। वो अपने प्रतिद्वंद्वी के कान के पास झुककर एक रहस्यमयी चेतावनी देता है जो आदमी को गहरी दहशत में डाल देती है, बोलती बंद कर देती है। अमीर आदमी की आंखें डर से फैल जाती हैं। असली दहशत में जकड़ा हुआ ये समझ ही नहीं पाता एक लड़का इतने गहरे राज कैसे जानता है। अमीर आदमी वहीं जमीन पर पूरी तरह जड़ खड़ा रह जाता है जबकि जिन साउंड बिना पीछे मुड़े धीमे स्थिर कदमों से वहां से चल पड़ता है। उसे समझ आ चुका था दूसरों से सुरक्षा की भीख मांगना बेकार है, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना ही मुक्ति की गारंटी दे सकता है। सबके सामने बेइज्जत होने पर गुस्साया व्यापारी चिल्लाते हुए जवान लड़के पर झपटने की कोशिश करता है पर उसका नौकर उसे रोक लेता है। यही तो वो कीमती सबका था जो उस जवान वॉरियर ने अपनी पहली दुखद मौत का दर्द करीब से महसूस करके सीखा था। समस्या ये थी कि इसका एहसास होते ही उसे समझ आता है वो अभी तक तेजी से ताकतवर बनने की व्यावहारिक योजना नहीं बना पाया। बाद में वो फैसला करता है पहाड़ों में एक अंधेरी सुनसान गुफा की तरफ जाएगा जहां उसे पता था छुपे राज मौजूद हैं। मकड़ी के जालों से भरी उस गुफा के अंदर जिन सोवून अपना पूरा ध्यान जल्द से जल्द शक्तिशाली बनने के लक्ष्य पर केंद्रित करता है। उसे अच्छी तरह पता था सेक्टी की मौजूदा टेक्निक्स बहुत कमजोर हैं, इसीलिए उसे एक कारगर विकल्प चाहिए था। इकलौता तेज हल था 10,000 साल पुरानी फायर जिनसेन ढूंढकर खाना, एक लेजेंडरी एलिक्सर जो भारी इंटरनल एनर्जी से भरपूर थी। उसे अलायंस की एलिक्सर रजिस्ट्री पूरी तरह याद थी जिसमें इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की सटीक जगहें दर्ज थीं। योजना सीधी सादी थी पर वहां पहुंचते ही उसका सामना उस कीमती एलिक्सर की रखवाली करती एक राक्षसी घिनौनी मकड़ी से हो जाता है। उस अजीबोगरीब जीव के सामने भी वॉरियर ठान लेता है कि वो पौधा पाना ही उसकी कामयाबी का पहला कदम है। वो पूरे साहस से आगे बढ़ता है। अपनी तलवार थामे वो अपने सेक्ट की आर्ट से एक सीधे वार में उस जानवर को हराने की कोशिश करता है पर वो बीच में ही रुक जाता है। याद आता है उसकी मौजूदा ताकत बहुत कमजोर है और सीधा मुकाबला करना आत्महत्या के बराबर होगा। तलवार से लड़ने की बजाय जवान लड़का अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और उस जानवर की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक मशाल जलाता है। बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए उसे सीक्रेट आर्काइव में हजारों मैनुअल्स पढ़ते हुए सीखा एक कीमती सबकर याद आता है। उसे समझ आ चुका था तलवारबाजी हमेशा सब कुछ नहीं होती। जब ज्यादा सीधे कहीं ज्यादा घातक तरीके इस्तेमाल किए जा सकें तो जाल और वो जीव तेजी से आग पकड़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर जिंदा जलते हुए बुरी तरह दहशत में डूब जाता है। जिनसून उस जानवर को आग में जलकर खत्म होते देखता है। संतुष्टि से जश्न मनाते हुए वो सोचता है सबसे जरूरी बात तो बस जीतना ही है। वो खुशी से जश्न मनाता है और उन प्राचीन रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उस मॉन्स्टर की आग वाली कमजोरी उजागर की। जवान लड़का उत्साह से चिल्लाता है और अलायंस का ही मजाक उड़ाता है कि उन्होंने इतनी कीमती जानकारी मैनुअल्स में बंद करके क्यों रखी। उस मैनुअल में साफ
साफ लिखा था कि ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर का कवच तो सख्त होता है पर उसका जाल बहुत आसानी से जल जाता है। उस खतरनाक जीव को पूरी तरह खत्म कर देने के बाद वॉरियर के लिए उस कीमती जिंक्स सिंह तक जाने का रास्ता साफ हो जाता है। वो उस छोटी सी चट्टानी जगह की तरफ बढ़ता है जहां वो लेजेंडरी फायर रूट हजारों सालों से चुपचाप उगती रही थी। जाइनसाउन उस रोशन जगह की तरफ बेसब्री से चल पड़ता है, उस पौधे को खाकर उसकी शुद्ध ऊर्जा सोखने के लिए तैयार। उस लेजेंडरी एलिक्सियर को निगलने के बाद वो बैठकर मेडिटेट करता है, ये देखने के लिए कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी इवॉल्व हुई है। पर जवान लड़का निराशा में डूब जाता है जब उसे एहसास होता है जितनी ऊर्जा मिली वो उम्मीद से हास्यास्पद रूप से कम थी। उसने पूरी की पूरी रेयर हर्ब निगल ली थी पर उसका बदन उस डिवाइन एलिक्सिर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही अब्सॉर्ब कर पाया। जिन सोवून निराशा में चीख पड़ता है, अपने सेक्ट की खराब मेडिटेशन मेथड को इस मामूली सी ऊर्जा अब्सॉर्प्शन के लिए दोष देते हुए वो गुफा के फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ता है, पूरी तरह टूट चुका। ये देखकर कि ताकत पाने की उसकी शुरुआती योजना बुरी तरह नाकाम हो जाएगी अगर उसकी एनर्जी कल्टीवेशन इतनी धीमी रफ्तार से ही बढ़ती रही। उसे पता है भविष्य की वो आफत फिर से दोहराई जाएगी। आगे आने वाले उन विनाशकारी हादसों के बारे में सोचते हुए उसे लगता है वो हालात बदलने के लिए बहुत कमजोर है। वो अंधेरे फर्श पर पड़े पड़े विलाप करता है, कहता है इस लेवल की ताकत के साथ वो अपने प्यारे सेक्टी को कभी भी बर्बादी से नहीं बचा पाएगा। उसे याद आता है जब वो बड़ा युद्ध छिड़ेगा तो कमजोर डिसाइपल्स को उस कत्लेआम में ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अपने साथियों को व्यर्थ मरने से बचाने के लिए जवान लड़के को संघर्ष शुरू होने से पहले ही अलायंस में एक प्रभावशाली शख्सियत बनना होगा। इस बड़े लक्ष्य की तरफ पहला कदम था 1 साल के अंदर एकेडमी में दाखिला लेना, पर उसकी एनर्जी अभी भी नाकाफी थी। पत्थर में अपने नाखून गड़ाते हुए उसे घबराहट होती है ये सोचकर कि इस रफ्तार से तो वो शुरुआती सिलेक्शन भी पास नहीं कर पाएगा। जवान लड़का अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ता है, घबराहट में डूबा हुआ ये देखकर कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और आखिर में कुछ भी नहीं बदल रहा। जैसे ही छत से पानी की बूंदें टपकती हैं, वॉरियर अपने थके हुए दिमाग को और ताकत पाने का नया हल ढूंढने पर मजबूर करता है। पानी के गड्ढे में अपना ही अक्स देखते हुए उसे एहसास होता है उसे एक और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली लेजेंडरी एलिक्सर ढूंढनी होगी। अचानक जवान लड़के की आंखें फैल जाती हैं जब उसे उस डिवाइन एलिक्सर की याद आती है, माउंट हुआ वाली, जो उसके प्रतिद्वंद्वी को मिलने वाली थी। अपने पिछले जन्म में जय चियांग के पिता ने माउंट हुआ से प्लम ब्लसम पिल खरीदने में एक छोटी सी संपत्ति खर्च कर दी थी, पर एक दिन उस लड़के के पिल लेने से पहले वो लेजेंडरी मेडिसिन बिना कोई निशान छोड़े मैनर से गायब हो गई थी। चूंकि चोर की पहचान कभी उजागर नहीं हुई थी और वो चोरी अभी हुई ही नहीं थी, जिन सावून को यही सबसे बेहतरीन मौका नजर आता है। उसे पता था हर अपराधी कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है ताकि वो पता लगा सके किसने वो एलिक्सर चुराई। अलायंस आर्काइव्स की गहरी यादों की तरफ मुड़ते हुए वो मन ही मन उस दौर की सारी रिपोर्ट्स का पीछा करना शुरू करता है। सफल होने की ठान लिए जवान लड़का हेफे ब्रांच की मंथली रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है ताकि चोर का पता लगाया जा सके। हजारों पन्ने और डेटा उसके विश्लेषणात्मक दिमाग से तेज रफ्तार में गुजरते हैं, प्राचीन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हुए। यादों की धारा अलायंस आर्काइव्स को पार करती है, उस क्षेत्र में सक्रिय संदिग्धों से जुड़े सारे सुरागों को आपस में जोड़ती है। आखिरकार लड़का वो सटीक रिकॉर्ड ढूंढ लेता है जिसकी उसे चोरी सुलझाने और सबसे पहले वो पिल हासिल करने की जरूरत थी। शांति से मिशन रिपोर्ट्स और एंट्री रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करते हुए वो अपनी यादों में कोई भी कीमती सुराग ढूंढता है। वो सैकड़ों प्राचीन किताबों से जानकारी की क्रॉस रेफरेंस करके ये अंदाजा लगाता है कि किसके पास उस गुप्त चोरी की क्षमता और मकसद दोनों थे। उसके तेज अनुमान सीधा एक खतरनाक वॉन्डरर की तरफ इशारा करते हैं जो चुपके से चोरी करने में बेहद माहिर था। उसके अलावा कई और मशहूर सोर्ट्समैन के नाम भी उस योजना के संभावित साथियों या अहम कड़ियों के तौर पर उभरते हैं। जिन सावून गहरी एकाग्रता में अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उस पहेली के सारे बिखरे टुकड़े जोड़ता है। उसे खुशी से एहसास होता है कि अतीत में एक जीती जागती लाइब्रेरी की तरह बर्ताव करना आखिरकार कीमती फल दे रहा है। चेहरे पर बेहद भरोसेमंद मुस्कान लिए लड़का ठान लेता है वो चोर से पहले ही वो प्लम ब्लॉसम पिल खुद हासिल कर लेगा। उसकी कलाई पर मौजूद वो रहस्यमयी ड्रैगन ब्रेसलेट अचानक चमक उठता है, स्पिरिचुअल पावर से भरपूर एक हरे रंग का ऑरा छोड़ते हुए। गुफा में वापस उसे उस आर्टिफैक्ट से मिली एक अजीब प्रतिक्रिया देखकर काफी हैरानी होती है। उस जानवर को हराने के बाद अपनी कलाई की तरफ देखते हुए उसे समझ नहीं आता आखिर वो आर्टिफैक्ट बिना किसी हुक्म के चमकना क्यों शुरू हो गया। एक ड्रैगन के आकार की हरी ऊर्जा उसकी बाह के इर्द गिर्द लिपट जाती है, जमीन पर पड़ी उस हारी हुई जीव की कारपेस को ढक लेती है। आर्टिफैक्ट की तेज चमक उस मकड़ी के कोर से बची हुई ऊर्जा खींचती है, उस मॉन्स्टर की वाइटल एसेंस सोख लेती है। उस जीव का लाल कोर उस रहस्यमयी ऊर्जा में कैद हो जाता है, ड्रैगन की शक्ति से पूरी तरह शुद्ध होता जाता है। बुरी और जहरीली ऊर्जा पूरी तरह छन जाती है, पूरी तरह शुद्ध स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती है। जिन साउंड पूरी तरह हैरान रह जाता है ये देखकर कि ब्रेसलेट उस मॉन्स्टर का कोर अब्सॉर्ब कर उसी को दे रहा है। एक रोशनी की
की चमक गुफा के अंदर फैल जाती है, चट्टानों के पास उड़ते पक्षियों को चौंका देती है। जवान लड़का वो सारी शुद्ध ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेता है, महसूस करता है उसकी इंटरनल एनर्जी बेतहाशा बढ़ रही है। उस जानवर का लालिमा भरा ऑरा गायब हो जाता है। उसकी जगह उसके बदन में एक साफ, पूरी तरह संतुलित नीली ऊर्जा उभर आती है। उसकी आंखें जबरदस्त चमक से जगमगा उठती हैं। जैसे ही उसे महसूस होता है उसका इंटरनल एनर्जी का समंदर आखिरकार पूरी ताकत से फैल रहा है। बेइंतहा खुशी से हंसते हुए जवान लड़का अपनी कल्टीवेशन पावर में आई इस विशाल छलांग को देखकर हैरानी से मुट्ठी भींच लेता है। उसे याद आता है ये ड्रैगन ब्रेसलेट उसे पिछले जन्म में एक लगभग नामुमकिन लड़ाई जीतने के बाद ट्रॉफी के तौर पर मिला था। उसने वो आर्टिफैक्ट अपने गिरे हुए साथियों की याद में संभाल कर रखा था। इस छुपी हुई एबिलिटी से बेखबर जवान लड़का अपनी नई ताकत परखने के लिए हवा में एक मुक्का मारता है और महसूस करता है शुद्ध ऊर्जा की किरणें माहौल को चीर देती हैं। उसके वार की कुचल देने वाली ताकत पत्थर की दीवार को चकनाचूर कर देती है, पूरी गुफा में एक भयानक शॉक वेव पैदा करती है। ब्रेसलेट ने उस मॉन्स्टर की बुरी ऊर्जा शुद्ध कर उसे उसके पारंपरिक मेडिटेशन मेथड में बिना रुकावट मिला दिया था। संतुष्ट होकर वॉरियर समझ जाता है कि आसमान ने उसे छोड़ा नहीं है और अब उसके पास अपना रास्ता बनाने की असली ताकत है। शहर में लोग एक बैंकेट में उस व्यापारी के मशहूर प्लम ब्लॉसम पिल खरीदने में खर्च की गई दौलत की बातें कर रहे थे। उस गुंडे बेटे के पिता को बधाइयां मिलती हैं। वो अपने बिगड़ैल बेटे के लिए अपनी दौलत से खरीदे उस उज्जवल भविष्य का जश्न मनाते हुए सबके सामने शेखी बघारता है। जवान जय चियांग डींगे मारते हुए कहता है, माउंट हुआ से आई वो एलिक्सर किसी से कम नहीं। वो उस दवाई की दुर्लभता की शेखड़ी बघारता है, जबकि लीडर की बेटी दूर से चुपचाप ये सब देखती रहती है, आंखों में एक उदासीन भाव लिए। होंगसा रायन चिढ़ते हुए जिन सून के बारे में सोचती है वो बेवकूफ लड़का इस वक्त आखिर कहाँ छुपा होगा। उसे उस झगड़े वाला दिन याद आता है। अपने साथी के अचानक गायब हो जाने पर चिंता और तड़प का एक झोंका महसूस करती है। जवान औरत को अफसोस होता है कि उसने जाइन सवान की जगह वो लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ी, ताकि लड़का उस झमेले में न फंसे। उसे लगता है जवान लड़के ने उस घटना के बाद सेक्ट छोड़ने का फैसला किया, सोचकर कि यही सबकी हिफाजत के लिए बेहतर होगा। जबकि वो बिगड़ैल गुंडा लगातार उस लड़के के बारे में बकवास करता रहता है, जवान औरत अपनी कुंठा में और डूबती जाती है, मन ही मन अपने दोस्तों को बेवकूफ कहती है। तभी अचानक एक छोटा डिसाइपल उत्साह से दौड़ता हुआ आता है, पार्टी से मिली स्वादिष्ट खाने से भरी थालियां थामे हुए। वो नन्हा लड़का गलती से जय चियांग से टकरा जाता है, जिससे वो गुंडा हास्यास्पद और अनाड़ी तरीके से जमीन पर गिर पड़ता है। बच्चे खुशी खुशी उस जवान औरत को घेर लेते हैं। वो फेस्टिव डिशेस पेश करते हैं, जबकि वो अमीर लड़का जमीन पर पड़ा रोता रहता है, पूरी तरह नजरअंदाज, बर्बाद और चोटिल। वो बिगड़ैल गुंडा बड़बड़ाते हुए चला जाता है, कहता है वो बैंकेट खत्म होते ही सबसे बदला लेगा। लड़की उन नन्हे बच्चों को गर्मजोशी से मुस्कुराती है, याद करती है वो भूखे रह रहे थे और उन्हें अच्छी तरह खाना चाहिए। एक लड़की होंग के माथे पर उंगली से छेड़ती है, बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कि वो फिर से अपने प्यारे जिन साउन के बारे में सोच रही है। होंग पूरी तरह शर्मिंदगी से लाल पड़ जाती है और बच्चों को उसके बारे में ऐसी अजीब बातें कहने पर डांटने की कोशिश करती है। लड़के तय करते हैं वो स्वादिष्ट मांस के टुकड़े और राइस केक्स खास तौर पर तब के लिए बचाकर रखेंगे जब जिन सोवुन वापस आएगा। बच्चों के अपने सीनियर ब्रदर के लिए खरे प्यार को देखकर जवान औरत को दिल में गर्माहट महसूस होती है और वो कोमलता से मुस्कुरा देती है। माहौल का भावुकपन तोड़ने के लिए वो नन्हे बच्चे का खाना उठाकर खाना शुरू कर देती है। आंगन के बीचों बीच उन्हें चंचलता से चिढ़ाती है। वो मजाक में उन्हें ताना मारती है, कहती है अगर वो जल्दी नहीं खाएंगे तो वो सारा खाना अकेली ही छट कर जाएगी, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। नन्हे लड़के हास्यास्पद घबराहट में पड़ जाते हैं और अपनी थालियां छट करने लगते हैं, बेताब होकर इस स्वादिष्ट खाने को गंवाना नहीं चाहते। शाम ढलते वक्त ग्रुप के साथ हंसते हुए होंगजिन सवान के बारे में सोचती है वो आखिर कहाँ गया होगा। बच्चों को उसकी कमी खलती रहती है। सूरज क्षितिज पर ढल जाता है, जबकि जवान औरत आह भरती है, मन ही मन अपने साथी को एक बड़ा बेवकूफ कहती है। पूर्णिमा की शांत चांदनी के नीचे उस सेक्ट पर रात उतर आती है, इस महान वॉरियर की वापसी का मंच तैयार करते हुए। इसी बीच उस भव्य बैंकेट में अमीर आदमी अपने मेहमानों के साथ जोश से टोस्ट उठाता है, एलिक्सर हासिल करने का जश्न मनाते हुए। जाय चिलोंग शराब पीते हुए हॉल में जमकर मजे कर रहा था, बिल्कुल बेखबर उस तकदीर से जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। सुंदर परिधानों में डांसर्स सेलिब्रेशन के बीचों बीच प्रदर्शन करती हैं, शुद्ध उल्लास का माहौल बनाते हुए। बाहर एक छुपा हुआ साया बिना किसी की नजर में आए कॉम्प्लेक्स की छतों पर तेजी से हरकत करता है। वॉन्डरर जुजांग मोच गिल्ड की सीक्रेट वॉल्ट में सेंध लगाकर बच निकलता है। उस पिल वाले लाल बॉक्स के साथ छलांग लगाते हुए चोर रात के अंधेरे में बेहद फुर्ती से भाग निकलता है। वो कीमती खजाना हासिल करके रोमांचित जंगल में मजबूती से उतरते हुए वो मन ही मन हंसता है, अपनी इस शानदार और साफ सुथरी चोरी की पूरी कामयाबी का जश्न मनाते हुए। अपना नकाब उतारते हुए घुसपैठिया उस वॉल्ट की कमजोर सुरक्षा का मजाक उड़ाता है और बेसब्री से उस एलिक्सियर को निहारने की तैयारी करता है। उस भव्य बॉक्स को खोलते ही वो लेजेंड
लेजेंडरी प्लम ब्लसम पिल एक शानदार चमक बिखेरती है और एक लुभावनी खुशबू फैला देती है। चोर लालच से मुंह में पानी भर लेता है जब वो उस दुर्लभ पिल से उठती गाढ़ी खुशबू सूंघता है और उसके अंदर से फूटती शुद्ध ऊर्जा महसूस करता है। वो जोर से ठहाका लगाता है, इस दवा का इस्तेमाल एक सर्वोच्च टेक्निक मास्टर करने के लिए करने की योजना बनाता है, बिना ये जाने कि जिन सवून जंगल में उसके ठीक पीछे खड़ा है। पर इससे पहले वो एक भी कदम बढ़ा पाता, अंधेरे से एक तलवार उभरती है और बिना रत्ती भर रहम किए उस अपराधी को धराशायी कर देती है। चोर का बदन खून बहाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी सोर्ड्समैन उभरता है, अपनी तलवार थामे। वो आदमी उस लाश के हाथ से बॉक्स उठा लेता है, व्यंग्य भरे लहजे में कहता है उसे भी उस कीमती दवाई की बेहद जरूरत है। एक खतरनाक ऑरा में लिपटा वो नया हमलावर संतुष्टि से मुस्कुराता है, बिना जरा भी मेहनत किए वो खजाना कब्जे में लेते हुए। वो ठंडे दिल से इस कत्ल को सही ठहराता है, जोर देकर कहता है उस पिल की चाहत किसी भी नैतिक नियम से बढ़कर है। बॉक्स हाथ में लिए वो आदमी वहां से निकलने की तैयारी करता है, बेखबर कि वो जिन सून के बिछाए जाल में कदम रख रहा है। कहानी कुछ दिन पीछे लौटती है, जब जिन सोवून उस शहर की एक हंटिंग सप्लाई शॉप में गया था। बेयर ट्रैप्स और शाखाओं से भरे उस दुकान के अंदर लकड़ी के काउंटर पर वो शिकारी उस जवान स्ट्रेटेजिस्ट की मदद करता है। दुकान का मालिक गौर से उस ग्राहक को देखता है, महसूस करता है ये उस इलाके का कोई आम शिकारी नहीं। जिन सुनुन दुकान के अंदर आगे बढ़ते हुए दोस्ताना अंदाज में कहता है उसने सुना है ये शिकारी दुर्लभ चीजें बेचता है। जवान लड़का मुस्कुराते हुए सीधा पूछता है, क्या व्यापारी के पास इंसानों को फंसाने के लिए बने ट्रैप्स भी हैं? हंटर उसके अजीब से सवाल सुनकर हंस पड़ता है और अपने काउंटर पर काम में लगा रहता है। शेखी बघारते हुए कहता है कि उसके पास रैबिट ट्रैप्स भी हैं और जाइगेंटिक बेयर ट्रैप्स भी, पर इंसानों को पकड़ने वाला इक्विपमेंट वो कभी नहीं बेचता। इतना सुनते ही जिन सवून कॉइन्स की एक भारी थैली काउंटर पर उछाल देता है और सीधा सबसे बड़ा बेयर ट्रैप मांग लेता है। जानवर की हाइट खराब होने की उसे रत्ती भर परवाह नहीं, वो चाहता है ट्रैप इतना सेंसिटिव हो कि हल्के से टच पर ही स्नैप हो जाए, इतनी ब्रूटल फोर्स के साथ कि एक झटके में टांग तोड़ दे। और ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकेट मुस्कान होती है। फिर वो एक और चीज ऑर्डर करता है, कुछ ऐसा जो टारगेट को सीधा ऊपर वाले के पास भेज दे। हंटर को अब शक होने लगता है, सोचता है इतना मासूम सा लड़का इरादे इतने डार्क कैसे हो सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एक स्वॉर्ड्समैन सफेद कपड़ों में एलिक्सर वाले बॉक्स के सामने खड़ा है, खुद को इस आसान हाइस्ट पर बधाई दे रहा है। मरे हुए चोर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मार्शल वर्ल्ड में इतने मशहूर आदमी को मारने में उसे कहीं ज्यादा मुश्किल की उम्मीद थी। इनाम को एरोगेंट स्माइल के साथ निहारते हुए उसे नोटिस तक नहीं होता कि उसका अपना पार्टनर पास ही खड़ा है। तभी अचानक अंधेरे से एक और सोर्ड्समैन निकलता है, अपने साथी की एफिशिएंसी की तारीफ करता है कि राइवल को इतनी जल्दी ठिकाने लगा दिया। पता चलता है दोनों डायनकांग सेक्ट के टॉप 5 सोर्ड्समैन में से हैं और राहत की सांस लेकर हंसते हैं कि बेवजह टेंशन ले रहे थे। दोनों तय करते हैं कि चोर की बॉडी छुपा देंगे ताकि अथॉरिटीज उसे बस एक मिसिंग पर्सन मान लें। इसके बाद दोनों क्रिमिनल्स उस माउंट हुआ मेडिसिन को गौर से निहारने बैठ जाते हैं और जैसे ही कंटेनर खुलता है, पिल की तेज चमक उनके लालची चेहरों को रोशन कर देती है। और ठीक उसी पल दोनों के बीचों बीच एक मास्क्ड फिगर अचानक प्रकट होता है। जिन साउंड धीमी सी आवाज में बड़बड़ाता है कि दवा तो शानदार है, पर काम सिर्फ एक ही इंसान का चलेगी। तीनों एक पल को एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं और अगले ही पल क्रिमिनल सदमे में डूब जाते हैं इस इंट्रूडर को देखकर। सोर्ड्समैन हैरानी में हमला करता है, पर जिन सवून बिजली सी स्पीड से बॉक्स छीन लेता है और पीछे छलांग लगाकर बच निकलता है। हाथ में बॉक्स लहराते हुए मास्क के पीछे से मॉकिंग स्माइल देता है और उसके राइवल्स गुस्से से जल भुन जाते हैं। पूरी तरह भड़के हुए दोनों सोर्ड्समैन अपनी तलवारें निकालकर उस मास्क्ड लड़के को पकड़ने पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं। अटैकर गुस्से में चीखते हुए वार करता है, कहता है यही सजा मिलेगी उस चीज की लालच रखने की जो उसकी औकात से बाहर है। जिन सवून हंसते हुए भाग निकलता है, ताना मारते हुए पूछता है, क्या डियनकांग सेक्ट अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती है, चोरी करो और फिर दूसरों को चोर बुलाओ? पलटकर याद दिलाता है कि असली चोर को मारने वाले तो यही दोनों थे। एक सोर्ड्समैन पेड़ों से छलांग लगाकर वायलेंट डाउनवर्ड स्ट्राइक से उसे काटने की कोशिश करता है। तलवार जमीन पर लगती है और धरती जोर से फट जाती है, पर जिन सवून परफेक्ट प्रिसीजन से बच निकलता है। भागते हुए वो मजाक उड़ाता है, दोस्ताना अंदाज में वार्निंग देता है कि कदम देखकर रखे, और अगले ही पल सोर्ड्समैन सीधा उस विशाल बेयर ट्रैप पर पैर रख देता है जो ब्रूटल फोर्स के साथ बंद हो जाता है। आदमी सदमे में गिर पड़ता है, उसकी टांग मेटल के दांतों में बुरी तरह कुचल जाती है। जिन सवून पीछे मुड़कर प्योर मॉकरी से देखता है, अपने डेडली ट्रैप का परफेक्ट रिजल्ट देखकर खुश होता है। जंगल की चांदनी रात की खामोशी एक दर्द भरी चीख से चीर जाती है। पार्टनर डिस्परेट होकर मदद के लिए दौड़ता है, जबकि जाइंट साउंड सरकास्टिकली याद दिलाता है कि उसने तो पहले ही वार्न किया था। ट्रैप्ड आदमी गुस्से में गरजते हुए उसे कायर बुलाता है, तलवार निकालकर मास्क हटाने की मांग करता है। जिन सवून शांति से झुककर एक भारी पत्थर उठाता है, बिना किसी डर के अपने अटैकर का सामना करता है। पत्थर हवा में उछालते हुए मजाक उड़ाता है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला ये तरीका अब पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है। पत्थर गिरता है,
सूखी पत्तियों के नीचे छुपे एक और ट्रैप पर और वो वायलेंटली ट्रिगर हो जाता है। ये देखकर आदमी समझ जाता है कि अब एलिक्सर का असली मालिक यही मास्कड लड़का है। जिन साउन उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए डिक्लेयर करता है कि यही असली चोर के हत्यारे हैं और अब इन्हें जेल जाना होगा। फिर वो याद करता है कि उसने सच कैसे पता लगाया। असली चोर अचानक गायब हो गया था, पर उस वक्त कोई नया पावरफुल फिगर सामने नहीं आया था। तो उसने हर उस इंसान की जांच की जिसकी इंटरनल एनर्जी में हल्का सा भी अनुचित इजाफा हुआ था और यहीं से पता चला कि दो लोगों ने चोर को मारकर दवा बांट ली थी। ये सुनकर क्रिमिनल सदमे में आ जाते हैं कि मास्क्ड फिगर को उनका पूरा क्राइम पता है। जिन सवून ठंडे लहजे में कंफर्म करता है कि वो इन्हें अच्छे से जानता है। डायन कांग सेक्ट के रिस्पेक्टेड मेंबर्स। सोर्ड्समैन डराने की कोशिश करता है। मीरम अलायंस और उनके सेक्ट का गुस्सा याद दिलाता है। जिन सवून खुलकर मजाक उड़ाता है। एक चोर हत्यारे की इतनी हिम्मत कि दूसरों को रिपोर्ट करने की धमकी दे रहा है। पूरी तरह भड़के हुए अटैकर जमीन पर जोर से वार करता है। आसपास के ट्रैप्स तोड़ता हुआ चिल्लाता है कि अब उसकी ये ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। इम्पैक्ट से कई ट्रैप्स हवा में उड़ जाते हैं, पर जिन सवून हल्के से पीछे ग्लाइड करके बच निकलता है। राइवल एरोगेंट स्माइल के साथ सोचता है कि उसने स्ट्रैटेजी नाकाम कर दी। जिन सवून नकली डर दिखाते हुए ट्रैप्स गिरते देख हैरान होने का नाटक करता है। एक्साइटेड होकर दोनों पार्टनर साथ आगे बढ़ते हैं, मास्क फाड़ने और उसे चीर देने की धमकी देते हुए। प्रोटैगोनिस्ट अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, अपने दोनों अटैकर्स की हड़बड़ाहट देखता हुआ। फिर पलटकर पेड़ों के बीच तेजी से भाग निकलता है। क्रिमिनल्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। एक विलन वार्न करता है कि जिस तरफ लड़का जा रहा है वहां और ट्रैप्स हो सकते हैं। दूसरा हंसते हुए भरोसा दिलाता है कि बस उसी के फुटप्रिंट्स पर कदम रखने हैं, बच के निकल जाएंगे। खड़ोश होकर दोनों बिल्कुल उसी ट्रेल पर छलांग लगाते हैं जो जिन सवून ने छोड़ी थी, यकीन करते हुए कि ये सबसे सेफ रास्ता है। घमंड से चिल्लाते हैं कि उसकी सस्ती ट्रैप ट्रिक उनकी तेज अक्ल के आगे काम नहीं आएगी। जिन सवून हवा में बैकफ्लिप मारकर कुछ ही फीट दूर उतरता है, जमीन पर स्किड करते हुए घूमकर अपने पीछा करने वालों का सामना करता है, चेहरे पर मिस्ट्री और डिस्नेन। कॉन्फिडेंट होकर अटैकर्स मजाक उड़ाते हैं कि अब उसे घेर लिया गया है, यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। लेकिन ठीक उसी पल जब दोनों विलन्स के पैर उन फुटप्रिंट्स पर टिकते हैं, जिन सावून की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल ट्रैप परफेक्ट काम कर गया था। वो फुटप्रिंट्स असल में वही जगह थी जहां ट्रैप्स छुपे हुए थे, बस विलन्स के वजह का इंतजार कर रहे थे। मास्क के पीछे प्रोटैगनिस्ट एक चौड़ी मुस्कान देता है, अपने पीछा करने वालों की भोलेपन को देखकर। अगले ही पल दो विशाल बेयर ट्रैप्स एक साथ बंद हो जाते हैं, दोनों की टांगे बुरी तरह कुचलते हुए। खून हर तरफ फैल जाता है। दोनों विलन्स दर्द से दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस रात के जंगल की खामोशी इम्पैक्ट की आवाज और खून की फुहार से चीर जाती है। शांति से चलते हुए जिन सवून उनके पास पहुंचता है, सार्कास्टिकली कहता है कि उसे हैरानी है कि वो उसी के फुटस्टेप्स पर चलने की कोशिश कर बैठे। बताता है कि उसने दर्जनों ट्रैप्स एक साथ बिछाए थे और सिर्फ 1 मिलीमीटर भी फुटप्रिंट से हटना जानलेवा साबित होता। स्वॉर्ड्समैन उसे पागल बुलाता है, पूछता है कि आखिर वो बिना 1 मिलीमीटर भी चूके इतने माइनफील्ड में कैसे चल पाया। तलवार संभालते हुए जिन सवून जवाब देता है, ये सब सिर्फ उसकी परफेक्ट डिवाइन मेमोरी की वजह से मुमकिन हुआ, जो हेवन ने उसे उसकी पूरी एग्जिस्टेंस में दिया इकलौता कीमती तोहफा था। और फिर एक ही स्विफ्ट वॉर से जिन साउंड दोनों क्रिमिनल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, चांद की रोशनी के नीचे। सीन बदलता है। कहीं दूर एक भव्य ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर धूप में चमक रहा है, जहां इन्फ्लुएंशियल लीडर्स बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी गर्म चाय का कप थामे उस रीजन की जानकारी एनालाइज कर रहा है। ये है जूज सो मेयोन, अलायंस का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, जो सवाल उठाता है कि क्या थाई सेक्ट अब भी टॉप पीक्स में गिने जाने लायक है। एल्डर नमोंग जानकारी कंफर्म करते हुए बताते हैं कि हाल ही में कई पावरफुल सेक्ट्स उभरे हैं और खुलकर सुझाव देते हैं कि कमजोर थाई सेक्ट की जगह किसी मजबूत ग्रुप को लाने का वक्त आ गया है। जूज सो मेयोन समझ जाता है कि एल्डर इशारा आयरन सोर्ड सेक्ट की तरफ कर रहे हैं, पुरानी अफवाहों की पुष्टि करते हुए। नकली मुस्कान के साथ चाय सर्व करते हुए एल्डर स्ट्रेटेजिस्ट को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो पहले से जानता है कि एल्डर सीक्रेटली राइवल सेक्ट का समर्थन करता है। स्ट्रेटेजिस्ट शांति से याद दिलाता है कि किसी ऑफिशियल सेक्ट को सिर्फ मेजर इन्फ्रैक्शन होने पर ही हटाया जा सकता है। एल्डर बुरी नीयत से इंसिनुएट करता है कि थाई सेक्ट अपने एडमिशन प्रिविलेज को एक पूरी तरह लुक्रेटिव कमर्शियल बिजनेस में बदल चुका है। स्ट्रेटेजिस्ट अपना कप रखकर पूछता है कि क्या सेक्ट सच में प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। डार्क मुस्कान के साथ एल्डर दावा करता है कि ये सब सिर्फ अपने ग्रीड को खिलाने के लिए हो रहा है। पेविलियन के आसपास चिड़िया चहचहा रही हैं, जबकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चुपचाप बुनी जा रही है। गंभीर आरोप के बाद माहौल कुछ पल के लिए टेंस और खामोश हो जाता है। नकली विनम्रता दिखाते हुए एल्डर कहता है, गलत मत समझना। दावा करता है कि वो ये स्पॉट खुद के लिए नहीं चाहता। नाटकीय पॉज लेकर स्ट्रेटेजिस्ट की आंखों में देखते हुए उसे अपनी हिपोक्रिटिकल स्पीच से कन्विंस करने की कोशिश करता है। आर्ग्यू करता है कि ये प्रिविलेजेस सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में सच में लड़ाई लड़ी। बूढ़ा पाखंडी नकली हार्ट ब्रेक दिखाते हुए कहता है कि उसे दुख होता है अलायंस की नोबल वैल्यूज खोती देखकर, और नकली रेवरेंस के साथ चाय का कप आगे बढ़ाता है, इंसिस्टिंग कि ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी बनाए रखना जरूरी है। इधर रात के वक्त उस इन में जिन सवून आखिरकार अपना प्रोसेस पूरा करके आराम करता है। पिल अब्सॉर्ब करने के बाद इंटरनल एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए वो महसूस करता है कि प्यूरिफाइड फोर्स उसके मेरिडियंस और पूरे शरीर में आजादी से बह रही है। बिना कपड़ों के मेडिटेट करते हुए नीली स्पिरिचुअल एनर्जी उसके टोर्सो के चारों तरफ लिपट जाती है। उसकी कल्टीवेशन बेस को सरियल लेवल तक मजबूत करती हुई मेहनत से पसीने में नहाया हुआ वो आखिरकार उस पावरफुल मेडिसिन का पूरा एसिमिलेशन पूरा कर लेता है। आंखें खोलता है एक इंटेंस चमक के साथ, वेन्स में इंटरनल एनर्जी का absurd उछाल महसूस करता हुआ। मेडिटेशन पोस्चर से उठता है एक नई ताकत से भरा शरीर लिए, ऐसी पावर जो पहले कभी उसके पास नहीं थी। इम्प्रेस्ड होकर सेलिब्रेट करता है ये नोटिस करके कि उसे इस डिवाइन एलिक्सर से 30 साल से ज्यादा शुद्ध इंटरनल एनर्जी मिली है। खुशी से झूमते हुए वो सेलिब्रेट करता है कि उसने अपने पिछले जन्म की पूरी कल्टीवेशन पावर को भी पार कर लिया है। कपड़े पहनकर वो इनकी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अपनी भूख मिटाने के लिए तैयार। वर्कर को टैवरन के टेबल पर सोता देखकर जिन साउंड पास जाकर विनम्रता से उसे जगाता है खाना ऑर्डर करने के लिए। क्लर्क चौंक कर उठता है, राहत महसूस करता है ये देखकर कि यंग गेस्ट आखिरकार कई दिनों बाद अपने कमरे से बाहर निकला। सवून समझाता है कि बहुत कुछ हो गया और अर्जेंटली किसी भी तरह का खाना लाने को कहता है। इन बॉय हिचकिचाता है, वार्न करता है कि इतनी देर रात को किचन बंद हो चुकी है। मुस्कुराते हुए यंग मैन टेबल पर सिल्वर कॉइन्स का ढेर रख देता है, पूरे एक हफ्ते का एडवांस पेमेंट। क्लर्क खुशी खुशी कुक को जगाने भागता है, जबकि सावन सोचता है कि पैसा हर प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर देता है। संतोष से याद करता है कि उसने ड्रैगन ब्रेसलेट इस्तेमाल करके अच्छी खासी फंडिंग इकट्ठा की थी। वो आर्टिफैक्ट सिर्फ मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करता, जंगल के किसी भी जीव से वाइटैलिटी खींच सकता था, बिना उसकी हाइट को नुकसान पहुंचाए उसे इंटरनल एनर्जी के रूप में अब्सॉर्ब कर लेता था। सवून 4 बेदाग टाइगर हाइट्स शॉप पर बेचने ले गया था, जिससे हंटर काउंटर पर बोलती बंद हो गई थी। टेबल पर वापस यंग मैन सोचता है कि इनकम का जरिया होना बहुत बढ़िया बात है, पर इस एबिलिटी के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम भी है। दूसरों की ताकत अब्सॉर्ब करने की पावर मार्शल वर्ल्ड में एक बेहद खतरनाक और हेविली कंडेम्ड कैपेसिटी है। जो भी इस एबिलिटी को एक्शन में देखेगा यही सोचेगा कि ये डेमनिक कल्ट की इविल आर्ट है। मिराम अलायंस एब्सॉर्प्शन की आर्ट को पूरी तरह फॉरबिड करता है और ये ब्रेसलेट ठीक उसी टैबू टेक्निक की तरह काम करता है। अगर पता चल गया तो पूरे थाई सेक्ट को मॉर्टल डेंजर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे ये राजा पूरी तरह सीक्रेट रखना होगा। तभी यंग अटेंडेंट भागते हुए वापस आता है, स्वादिष्ट खाने से भरी प्लेटर्स लिए, लड़के के विचारों में खलल डालते हुए। भूख से चमकती आंखों के साथ सवून उस भरपूर फीस्ट को खाने के लिए तैयार हो जाता है। नूडल्स गटकते हुए सवून सोचता है कि अटेंडेंट उसके पास खड़ा होकर उसे खाते देख क्यों रहा है। क्यूरियस अटेंडेंट पूछता है कि क्या गेस्ट ने शहर में फैली बड़ी गॉसिप के बारे में सुना। बताता है कि गिरी वोंग मर्चेंट गिल्ड ने हाल ही में पिल की खरीदारी सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी थी। लड़का गुस्से में बताता है कि प्रेशियस एलिक्सर बीच बैंकेट से ही चुरा लिया गया था। सवून नकली हैरानी दिखाता है, जबकि बॉय चोर की तारीफ करते हुए उसे पूरा प्रोफेशनल बताता है और वार्न करता है कि अलायंस ने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे हैं इस केस के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स का नाम सुनते ही जिन सवून बुरी तरह नूडल्स पर चोक कर जाता है, टेबल के बीचों बीच खांसने लगता है। डरा हुआ लड़का पानी देता है। सावन जल्दी रिकवर करके अलायंस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में और डिटेल्स मांगता है। अंदर ही अंदर बुरी तरह वरीड वो पूछता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को कोई क्लू मिला या किसी को अरेस्ट किया गया। सोचता है डर के मारे कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो कोई बेगुनाह उसके क्राइम की सजा भुगतेगा। सर्वर भरोसा दिलाता है कि ट्रैक्स जल्दी गायब हो गए और टीम को कोई सस्पेक्ट नहीं मिला, कोई पकड़ा नहीं गया। ये सुनकर सवून राहत की हंसी हंसता है, नकली अफसोस जताते हुए कहता है कि ओनर जरूर टूट गया होगा। लड़का बताता है कि पार्टी जल्दी खत्म हो गई, पर अच्छी बात यह है कि शहर में एक और बड़ा बैंकेट होने वाला है। और अगले ही पल यंग मैन जम सा जाता है जब सर्वर बताता है कि नया सेलिब्रेशन उसी नफरत भरे आयरन सोर्ड सेक्ट का है। एम्प्लॉई एक्सप्लेन करता है कि राइवल लीडर की 60वीं बर्थडे है और इस मौके पर पूरे रीजन में 7 दिन का मासिव सेलिब्रेशन होगा। जिन सवून पास्ट याद करता है, कंफर्म करता है कि ये बर्थडे पार्टी एक पिवोटल और गहरा दर्द भरा पल था। दिल टूटा हुआ वो पिछली टाइमलाइन में अपने पिता के साथ हुए उस भयानक हादसे को याद करता है। उसी बैंक्वेट में राइवल सेक्ट के क्रूर लीडर ने पूरे मेहमानों के सामने थाई सेक्ट को बुरी तरह ह्यूमिलिएट किया था, फर्श पर खून बहते हुए। उसके पिता को ऐसी ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा था जिसने उनका ऑनर पूरी तरह तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने भीड़ के आगे घुटनों पर बैठकर राइवल सेक्ट के क्रूर लीडर से माफी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त मेन कैरेक्टर सब कुछ बेबसी और डेस्परेशन में देखता रह गया था, अपने प्यारे पिता की इज्जत बचाने में नाकाम। और सबसे बुरी बात, वो पूरी शर्मिंदगी खुद जिन सवून की एक गलती की वजह से हुई थी। प्रेजेंट में यंग मैन अपनी पूरी ताकत से मुट्ठी भींच लेता है। उस कड़वी याद पर खून खौलता महसूस करते हुए वो खुद से कसम खाता है कि इस बार वो आयरन सोर्ड सेक्ट से हर हाल में दूर रहेगा। सर्वर का शुक्रिया अदा करके वो टेबल से एक डिटरमिन्ड नजर के साथ उठता है, अपनी खुद की किस्मत पर कंट्रोल पाने के लिए तैयार। पीछे से
से आवाज देते सर्वर को अनसुना करते हुए मजबूत कदमों से चला जाता है। पूरी तरह अपने इनर ओथ पर फोकस्ड, वो प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी अपने पिता को दोबारा ऐसी ह्यूमिलेशन से नहीं गुजरने देगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फर्म कदमों की आवाज के साथ एक रोबीली औरत की आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। बर्थडे होस्ट की पोती के सामने बहाना बनाते बनाते उस खूबसूरत लड़की को देखकर शर्माते हुए वो पूरा इल्जाम सोन पर मढ़ने की कोशिश करता है। दावा करता है कि इस सेक्ट में लाइन होल्ड करने की परमिशन नहीं है और मांग करता है कि टाई ग्रुप पीछे जाकर खड़ा हो। पर सॉन्ग विनम्रता से झुककर टाई ग्रुप से इस बदतमीजी के लिए दिल से माफी मांगती है। इसकी भरपाई के लिए वो खुद उन्हें एक सम्मानित मेहमान की तरह अंदर एस्कॉर्ट्स करने की पेशकश करती है। सॉन्ग के साथ पूरा डेलीगेशन मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में जाई चिली लियोंग सॉन्ग के साथ साथ चलते हुए उस पर तारीफों की बरसात कर देता है, सीधी सीधी फ्लर्टिंग करने की कोशिश में। सॉन्ग बस एक हल्की सी पोलाइटनेस भरी मुस्कान देती है और कहती है कि लीडर्स सारे मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। सोन सोच में पड़ जाता है, ओरिजिनल टाइमलाइन में तो ये लड़की उनके पास कभी आई ही नहीं थी, तो क्या उसकी वजह से हिस्ट्री में ये बदलाव आया? आखिरकार ग्रुप उस भव्य बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और उसकी विशालता देखकर होंग तो दंग रह जाती है। सून भी नोटिस करता है कि ये हॉल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और उसके मन में शक उठता है कि इस बार इस इनविटेशन के पीछे आखिर मकसद क्या है। अंदर हॉल मेहमानों से खचाखच भरा है, हर तरफ हंसी मजाक और शराब का दौर चल रहा है। बर्थडे पार्टी पूरे उफान पर है। कमरे के बीचों बीच बूढ़े मास्टर खुलकर हंसते पीते नजर आते हैं और उनके बगल में खड़े हैं यंग सेक्ट लीडर, जो एक हिसाबी किताबी नजर से पूरे मेहमानों को भांप रहे हैं। जिरियोंग का वो अमीर आदमी दौड़कर मास्टर्स के पास पहुंचता है, बड़ी चापलूसी से झुककर इस शानदार आयोजन की बधाई देता है। सोंगजू ताए खुलकर हंसते हुए ग्रीटिंग लौटाते हैं और यंग जाई चियोंग का बड़े जोश से स्वागत करते हैं। यंग लीडर ताना मारते हुए कहते हैं कि सिर्फ ताई सेक्ट की हैसियत की वजह से ही उन्होंने चियायोन को अपना शिष्य नहीं बनाया। कांगचियो और जिन तसेन गुस्से से दांत भींचते हुए ये खुला आम अपमान चुपचाप सुनते रहते हैं। तभी सोंग मोरन बीच में आकर इस अजीब सी बातचीत को रोकती है और आधिकारिक रूप से टाई सेक्ट के डेलीगेशन को लीडर्स के सामने पेश करती है। और अब असली खेल शुरू होने वाला है। सोंगजू टाक की नजर टाई ग्रुप पर पड़ती है और उसमें साफ नजर आती है ठंडी नफरत, जैसे वो नाप तौल रहा हो कि इन गरीबों की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। फिर भी शिष्टाचार निभाते हुए ताई मास्टर झुककर विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। जिन तासिन की आंखों में झांकते हुए राइवल लीडर अचानक कुछ याद करता है, बोलता है कि 20 साल हो गए उस पुरानी घटना को। ये सुनते ही सोन के कान खड़े हो जाते हैं। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र आते ही पापा का चेहरा बदल जाता है। सोंगजू टैक फिर पूछता है कि लीडर होंग की सेहत कैसी है और साथ ही उन छोटे शिष्यों की तरफ इशारा करता है जो साथ आए हैं। हिकारत भरी नजरों से उन्हें देखते हुए वो बेशर्मी से कहता है कि इनकी सीखने की क्षमता तो बिल्कुल बेकार लगती है। फिर खुलेआम टाई की ट्रेनिंग पर ताना मारते हुए सुझाव देता है कि इनका ध्यान बस च्यांग को ट्रेनिंग देने पर होना चाहिए। बगल में खड़ी वो सोंग मोरिन चुपचाप ये सारी बातें सुन रही है, अपने सेक्ट पर बरसते ताने एक एक करके गिन रही है। वो ठाका लगाकर कहता है कि भला कौन चाहेगा कि ये लड़का एक थर्ड रेट वॉरियर बनकर रह जाए। तभी अचानक सोवून आगे बढ़ता है और एक तीखा सा कमेंट उछाल देता है, जिससे यंग लीडर हैरान होकर पलट जाता है। बड़े इत्मीनान से सून कहता है कि उस आदमी के मुंह से निकलने वाला हर शब्द असल में एक असहनीय झुंझलाहट है। सोंगजू ताज गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है, इसका मतलब क्या हुआ बे? सोवून नकली माफी मांगता है, कहता है कि ये तो बस मन में सोचा था, मुंह से गलती से निकल गया। फिर सीधा सीधा पॉइंट करता है कि बिना किसी वजह के ताई सेक्ट और उसके लीडर्स को नीचा दिखाना कहाँ की शराफत है। यंग लीडर ताना मारते हुए कहता है कि ऐसी हरकतों से तो कोई भी चिढ़ जाएगा और फिर एक नकली ओवर द टॉप माफी देने का नाटक करता है। सॉन्ग अपनी हंसी दबाती है इस लड़के की हिम्मत देखकर, जो बिना डरे उसके पापा से सीधी टक्कर ले रहा है। हॉल के पीछे बैठे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्ग पैट्रियार्क की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो ध्यान से इस लड़के का रवैया परख रहे हैं। यंग लीडर गुस्से से कांप रहा है। अपने ही परिवार की पार्टी के बीच सरेआम बेइज्जत होना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। चिढ़ाने वाले अंदाज में हाथ जोड़कर सोन पूछता है, तो क्या मेरी माफी कबूल है? नफरत में अंधा होकर सोंगजू टैक अपने हाथ में पकड़ा कप इतनी जोर से भींचता है कि चीनी मिट्टी का बर्तन चटकने लगता है। आपा खोकर वो टी पॉट उठा लेता है, गरजते हुए उस लड़के पर हमले के लिए तैयार होता है। पर ठीक उसी पल एक नौकर हांफते हुए दौड़ता आता है, चिल्लाता है कि मिराम अलायंस का स्ट्रेटेजिस्ट आ पहुंचा है। ये ऐलान सुनते ही अटैक रुक जाता है। लीडर्स को अपनी बहस छोड़कर उस अहम मेहमान का स्वागत करने जाना पड़ता है। सारे मेहमान एक्साइटेड होकर एंट्रेंस की तरफ भागते हैं। अलायंस को सम्मान देने के लिए पूरा हॉल पल भर में खाली हो जाता है। हर फैक्शन का रिप्रेजेंटेटिव जल्दी जल्दी बाहर निकलता है। जय चिल्लैंग अपने पापा के पीछे भागता नजर आता है, जबकि सून और होंग इस मजेदार भगदड़ को मजे से देखते हैं। आयरन स्वॉर्ड पैट्रियार्क आदेश देते हैं कि इस मौके के लिए तैयार किए गए सारे कीमती तोहफे बाहर लाए जाएं। अपना मौका छिन जाने से गुस्साए सोंगजू तच मुंह फेर लेते हैं और उधर सोवून बेपरवाही से कंधे उचकाता है। अचानक
अचानक पीछे से किसी का हाथ पूरी ताकत से सोवून का कॉलर पकड़ लेता है, आवाज में सख्त चेतावनी। ये के चेसोक हैं, जो लड़के को कड़ी डांट लगाते हैं। आखिर उसे क्या सूझी जो राइवल लीडर की इतनी बेइज्जती कर दी। सोन सफाई देता है कि उसने देख लिया था कि मास्टर तलवार निकालने ही वाले थे और उकसाने वाला बस यही मौका ढूंढ रहा था। वो मास्टर से गुजारिश करता है कि जल्दबाजी में कदम न उठाएं, क्योंकि दुश्मन साफ तौर पर कोई नया बहाना बनाने की फिराक में था। फिर मौका देखकर यंग मैन खुलकर पूछ ही लेता है, आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या इतना गंभीर हुआ था? जिन तासिन अपने ही बेटे का ये सीधा सवाल सुनकर सर झुका लेते हैं। चेहरे पर गहरा दर्द उभर आता है। कैंग चेसियो भी हिचकिचाते हैं। साफ पता चलता है कि सेक्ट के इस अतीत की बात छेड़ना अंदर तक कचोट देता है। ठीक उसी वक्त सोंग मोरिन नरम मुस्कान के साथ प्रकट होती है, उन्हें गेस्ट क्वार्टर्स में आराम से बैठकर बात करने का न्योता देती है, फौरन टॉपिक बदल देती है। कांग चेसोक राहत की सांस लेते हुए न्योता स्वीकार करते हैं और जोश में एक अच्छी सी टेबल पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एक शानदार वीआईपी टेबल पर ले जाया जाता है, जहां से एक बड़े कमल के तालाब का शानदार नजारा दिखता है। टेबल पर लजीज पकवान और वो दुर्लभ डेलिकेसी सजी हैं जो टाई सेक्ट वाले सपने में भी नहीं खरीद पाते। इतना शाही ट्रीटमेंट देखकर सोवून पूछ बैठता है कि सॉन्ग मेन इवेंट में क्यों नहीं, यहाँ उनके साथ क्यों बैठी है। लड़की हल्के से हंसती है, समझाती है कि उसके सेक्ट के सेक्सिस्ट नियम औरतों को इंपॉर्टेंट मामलों से दूर रखते हैं। वैसे भी आयरन सोर्ड सेक्ट में उसके भाई सॉन्ग मोहायोन को वॉरियर क्लैन का असली वारिस माना जाता है। इधर सॉन्ग को लोग चार्मिंग शी वुल्फ कहकर बुलाते हैं। टैलेंट बेइंतहा है, पर घर की भेदभाव भरी परंपराओं का शिकार भी। उसका भाई शुरू से ही सेक्ट के सारे रिसोर्सेज अकेले हड़प कर बड़ा हुआ, क्योंकि लीडरशिप का चोजन वन वही है। दूसरी तरफ सॉन्ग मोरन देर से शुरुआत करने के बावजूद अपनी नेचुरल प्रतिभा के दम पर सीधे एकेडमी में जगह बना चुकी है। एक चिकन लेग चबाते हुए सोवून कमेंट करता है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट शायद टाई सेक्ट के लिए फायदेमंद ही साबित होगी। लड़की खिलखिलाकर हंसती है, शरारत भरे अंदाज में पूछती है कि क्या यंग मैन को उसमें कुछ खास दिलचस्पी है, इतना पूछ क्यों रहा है। सोवून जवाब देता है कि वो तो बस आम अफवाहें बता रहा था। सॉन्ग मोरिन अपने पापा की हरकतों के लिए विनम्रता से माफी मांगती है, बताती है कि उनका गुस्सा असल में चियोंग के टूटे हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है और इशारा करती है कि उसे सेक्ट में वापस लौट आना चाहिए। खाना बीच में रोककर सोन लड़की की आंखों में सीधे देखता है, कहता है कि उसका एक बहुत जरूरी सवाल है। सीधा पूछता है, आखिर एक कमजोर राइवल सेक्ट को इतने बड़े इनविटेशन में बुलाने की असली वजह क्या है। सॉन्ग रहस्यमयी मुस्कान देती है, बैंकेट के पीछे छुपी असली मंशा को राज ही रहने देती है। मजाकिया अंदाज में उल्टा सवाल करती है, क्या बैंकेट्स सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होते। सोवून ठंडे लहजे में याद दिलाता है कि इतिहास में सबसे बड़े कत्ल भी अक्सर पार्टियों में ही हुए हैं। सॉन्ग मोरिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं, खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है कि यह लड़का चालाकी की बातों से बहलाया नहीं जा सकता। दिल से हंसते हुए वो सोन की तारीफ करती है, कहती है कि उसे और काम है, इसलिए अब चलना पड़ेगा। बड़ी शालीनता से विदा लेकर वो सबको सोच में डुबोकर वहां से चली जाती है। लड़की के जाते ही टाई ग्रुप टेबल पर बैठा रहता है, चुपचाप हॉल की हलचल देखते हुए। सोन अपनी छोटी बहन होंग से बात करने की कोशिश करता है, पर वो नाराजगी में मुंह फेर लेती है। अभी भी उस पूरे वाकये से खफा है। बाहर हर तरफ सॉन्ग मोरान की खूबसूरती की तारीफें गूंज रही हैं। युवाओं की पार्टी पूरे रंग में है। कई दूसरे सेक्ट्स के लड़के लड़की को अपनी टेबल पर बुलाने की कोशिश में जुटे हैं। इस राइवल क्लैन की हैरिस का ध्यान खींचने की होड़ मची है। तभी एक नौकरानी हांफती हुई दौड़ती आती है, लड़की का नाम पुकारते हुए इस परेशान करने वाली भीड़ को बीच में रोक देती है। पर नौकरानी को पता ही नहीं कि सॉन्ग मोरिन तो चुपके से छत पर चढ़कर सबसे बच निकली है और अब आराम से लेटी हुई है। राहत की सांस लेते हुए लड़की बड़बड़ाती है कि इस पूरी पार्टी में एक भी सलीके का लड़का नहीं मिला। उसे लगता है कि इकलौता दिलचस्प इंसान वो जिन सोवून ही था, जिसने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि उसके पापा के आगे भी नहीं। सोचती है, क्या वो सच में निडर है या फिर बिल्कुल पागल। तभी नीचे कुछ हरकत उसकी नजर पकड़ लेती है। छत से झांक कर देखती है तो पाती है कि टाई लीडर की बेटी होंग जायचियांग के साथ गलियारे की तरफ जा रही है। उसे याद आता है कि आज रात युवा मार्टियल आर्टिस्ट्स की एक अलग गैदरिंग रखी गई है नई पीढ़ी के लिए। सिर्फ इन दोनों को अकेले उस मीटिंग की तरफ जाते देखकर लड़की सोचने लगती है, जाइन सोन इनके साथ क्यों नहीं गया। किसी नई मुसीबत की आहट पाकर सॉन्ग मोर एक्साइटेड होकर मुस्कुरा उठती है, मजे की उम्मीद में। इधर गेस्ट हाउस के कमरे में किसी का दरवाजा खटखटाना सुनाई देता है। अंदर से आवाज आती है, कौन। सोन दरवाजा खोलता है और सामने खड़े मेहमान को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। ये तो सॉन्ग है। वो हैरानी से पूछता है कि राइवल सेक्ट की हैरिस आखिर उसके कमरे तक क्या करने आई। लड़की उसे युवा टैलेंट्स की उस बैंकेट में शामिल होने का न्योता देती है, जो सेक्ट्स के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए रखी गई है। सोन शुक्रिया कहते हुए मना कर देता है, बहाना बनाता है कि सारा दिन की मेहनत से सेक्ट के सब लोग थके हुए हैं। लड़की शरारत भरी हंसी हंसती है, कहती है कि उसने अभी अभी आंगन में कुछ और ही देखा था। खुलासा करती है कि यंग होंग को अकेले उस गैदरिंग की तरफ जाते देखा है। ये सुनते ही यंग मैन को पिछले जन्म की वो भयानक याद कौंध जाती है, वही गैदरिंग जो एक ड्यूएल में बदल गई थी
थी और जिसने उसके परिवार की इज्जत तार तार कर दी थी। दुख से वो समझ जाता है कि आज सारा दिन जिस त्रासदी को टालने की कोशिश कर रहा था वो ठीक उसके सामने खड़ी है। कोई चारा न देखकर वो तय करता है कि उसे उस इवेंट में जाना ही होगा ताकि होंग किसी संभावित जाल में अकेली न फंसे। सोन की उकसाने वाली बात सुनकर सोंग का चेहरा बदल जाता है। साफ नजर आता है कि बात उसे चुभी है। गलियारे में रुककर वो घूमती है, तीखी नजरों से उस शिष्य को घूरती है। गुस्से में पूछती है, क्या वो ये कह रहा है कि इतनी शानदार आयरन स्वॉर्ड सेक्ट मेहमानों को धोखा देने के लिए बुलाती है? सोन ताने से पूछता है कि क्या वो सच में इतनी भोली है या फिर लड़ाई से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। अपनी ही कही सेक्सिस्ट रूल्स वाली बात याद आते ही सोवून को शक होने लगता है कि शायद लड़की को इस साजिश की भनक ही नहीं है। सोंग मोरन मानती है कि उसका सेक्ट टाई को एक झंझट समझता है, पर कसम खाती है कि इज्जत के मामले में उनका सेक्ट सबसे ऊपर है। भरोसे से भरी आंखों के साथ वो दावा करती है कि आयरन स्वॉर्ड कभी इतना नीचे नहीं गिरेगा कि लुटेरो जैसी हरकत करे। लड़की की इस मासूम कसम को सुनकर सोन के होंठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ जाती है। उसे बखूबी पता है कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए एक शर्त रखता है। दावा करता है कि उसका भाई खुद उस इवेंट में टाई सेक्ट को शर्मिंदा करने के लिए झगड़ा शुरू करवाएगा। आगे बढ़ते हुए वो पूरे यकीन से चेतावनी देता है कि आखिर में उसके ही सेक्ट का मजाक बनकर रह जाएगा। निराश होकर सोंग कहती है कि उसने इस लड़के को गलत समझा था, उसे एक भ्रमित मूर्ख कहकर पीठ फेर लेती है। सोन आगे बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाता है, दिल से चाहता है कि इस बार वो गलत साबित हो। अब सीन शिफ्ट होता है उस रोशनी से जगमगाते पैविलियन पर जो पानी के ऊपर बना है, जहां सेक्ट्स की नई पीढ़ी की गैदरिंग चल रही है। हॉल के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा होकर घमंड से मेहमानों को उकसाना शुरू कर देता है। बुलंद आवाज में सवाल उठाता है कि आखिर टाई जैसा एक तुच्छ सेक्ट अब भी पीक्स में कैसे बना हुआ है जबकि आयरन सोर्ड को बाहर रखा गया। वो ताना मारता है जिरियोंग के कॉन्ट्रैक्ट पर, फिर सीधे उंगली उठाता है होंगसा रायन की तरफ जो टेबल पर सर झुकाए सब कुछ सुन रही है। दूसरे लड़के मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। लड़की की खामोशी देखकर दावा करते हैं कि उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं बचा। होंग आंसू रोकने की कोशिश करती है इस सरेआम बेइज्जती और उसे घेरे उस बुरी हंसी के बीच। हमलावर जीत के अंदाज में अपना गिलास उठाता है, सबको ललकारता है कि टाई सेक्ट से एक आधिकारिक जवाब मांगा जाए। वो गिलास सीधे होंग की तरफ बढ़ाकर मांग करता है कि सबके सामने वो इन उकसावों का जवाब दे। जहरीली मुस्कान के साथ वो कहता है कि गंदे तालाब को साफ करना जरूरी है। पूछता है क्या टाई इससे सहमत है। होंग बोलने में असमर्थ, बस हकलाती रह जाती है उस दम घोंटने वाले दबाव के आगे। शर्म से कांपते हुए वो अपने कपड़े कस लेती है उस लगातार बरसते अपमान के आगे बेबस। ठीक उसी वक्त बगल की टेबल पर बैठा जिन साउन शांति से ऐलान कर देता है कि वो उकसाने वाले की बात से पूरी तरह सहमत है। सोंग मोरिन दूर से ये नजारा देख रही है, हैरान होती है इस लड़के के अचानक वहां आने पर जिसने पहले भी झगड़ा खड़ा किया था। एक मार्शल आर्टिस्ट उसे बैठने के लिए सीट ऑफर करता है पर वो ठंडे लहजे में मना कर देती है। कहती है वो तो सिर्फ एस्कॉर्ट के तौर पर आई है। गुआंगो सून को वहां देखकर चौंक जाता है और उधर प्रोटागोनिस्ट नौकरों से एक साफ टेबल मांगता है पीने के लिए। गुआंगोंग सु झुंझलाकर पूछता है कि क्या इस लड़के ने स्पीच सुनी नहीं और सौन ताने से बड़े भाई वाले शब्द का मजाक उड़ाता है। वो अपने राइवल पर तंज कसता है जो चुपचाप अपने ही सेक्टी को बेइज्जत होते देखता रहे, वो भला किस मुंह से सीनियर ब्रदर कहला सकता है। डरी हुई होंग बहस रोकने की कोशिश करती है, पूछती है कि वो अकेला इस जगह पर क्यों आया। ताने भरे अंदाज में सोन कहता है कि वो तो बस डर गया था कि कहीं लड़की और मुसीबत मोल न ले ले। फिर यंग मैन पूरे हॉल पर नजर दौड़ाता है, गौर करता है कि अमीर सेक्ट्स के लीडर्स इस पूरे तमाशे पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। उसकी नजर एक अलग टेबल पर बैठे दो एलीट मार्शल आर्टिस्ट्स पर पड़ती है जिन्होंने इस झगड़े की तरफ देखा तक नहीं। इनमें से एक है नेमिंग सैन, डिवाइन ड्रैगन, महाद्वीप के प्रतिष्ठित नेमिंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा। दूसरा है सोंग मोहायन, आयरन स्वॉर्ड पैट्रियार्क का पोता और ताई सेक्ट का सीधा राइवल। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं हॉल के पार। दोनों जानते हैं कि असली दुश्मनी अब शुरू होने वाली है। गुआंगजा गुस्से से पलटता है, सोन पर इल्जाम लगाता है कि वो जानबूझकर होंग से उसकी बातचीत में टांग अड़ा रहा है। विलन हिकारत से मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या ये लड़का इस कमजोर की जगह जवाब देना चाहता है। जिन सोवन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहता है। सीधे उकसावों के बीच भी अपना आपा बनाए रखते हुए वो प्लेट से एक चिकन लेग उठाता है और पूरे इत्मीनान से दोहराता है कि वो उस क्रिटिसिज्म से पूरी तरह सहमत है। अटैकर हैरान रह जाता है जब सून एक मेटाफोर छेड़ता है, कहता है कि तालाब को साफ करने के लिए ताजा पानी चाहिए। खाना मजे से चबाते हुए यंग बॉय एक नाटकीय पॉज लेता है अपनी बात पूरी करने से पहले, फिर कहता है ताजा पानी तभी तालाब साफ कर सकता है जब वो खुद साफ हो। शिंगू सेक्ट को गंदगी की मिसाल बनाते हुए वो सवाल दागता है, इतनी दौलत होने के बावजूद वो सेक्टी अब तक पीक्स में क्यों नहीं शामिल हो पाया। और फिर एक बम फोड़ देता है, 60 साल पहले हुए उस खूनी चांगजुक मैनर इंसिडेंट को सबके सामने उजागर कर देता है। गुआंगजा का चेहरा सफेद पड़ जाता है दहशत से। अपने ही खानदान का ये गंदा राज सबके सामने खुलता
घूरता देख याद आता है कि कैसे उस सेक्ट में भाइयों ने ही एक दूसरे को लीडरशिप की गद्दी के लिए खून खराबे में मार डाला था। सोवून तंज से मानता है कि वो लोग ताकतवर जरूर हैं, पर साथ ही उनके परिवार के इस शर्मनाक बिट्रेयल के इतिहास को भी उजागर कर देता है। पूछता है कि डिमोनिक कल्ट के खिलाफ जंग में अपनी पीठ ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए जो अपने ही भाइयों को मार डालते हैं। वो अपना कप जोर से टेबल पर पटकता है और पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। हंसते हुए सोन आखिरी बात कहता है कि वो कभी ऐसे संदिग्ध और घटिया चरित्र वाले लोगों के साथ युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा। दूसरे सेक्ट्स के युवा हैरत में डूब जाते हैं। यकीन नहीं होता कि किसी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक अपराध सबके सामने उजागर कर दिया। नफरत में अंधा होकर गुयु योंगा आगे झपटता है, लड़के का कॉलर पकड़ लेता है, आंगन में हिंसक गुस्से से दहाड़ता है, पूरा आपा खोकर चिल्लाता है कि इस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने चिंगजू सेक्ट का काला इतिहास खोलने की। तभी एक दमदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, हमले को वहीं रोक देती है और उस गुस्साए लड़के की हरकत को पल भर में जमा देती है। हेयर सॉन्ग मो हेन सीढ़ियां उतरते हुए धमकाते अंदाज में आता है और विलन डर से थर्रा जाता है उसका क्रोध देखकर। पार्टी का लीडर धीमे कदमों से चलते हुए गुआंगसा पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपने ही सेक्ट के मेहमानों की बेइज्जती की है। वो ऐलान करता है कि अपने घर में मेहमानों का अपमान करना उसके क्लैन के गौरव को ठुकराने के बराबर है। सॉन्ग सच बताने की कोशिश करती है, कहती है कि उकसावा दूसरे सेक्ट ने शुरू किया था, पर भाई उसे चुप कराते हुए मुंह बंद रखने को कहता है। सॉन्ग मोहेन जिन सोवून पर इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर टॉपिक को भटकाया और नई पीढ़ी की इस अच्छी खासी गैदरिंग को बर्बाद कर दिया। एक संभावित नरसंहार के डर से होंग आगे आती है, माफी मांगने लगती है ताकि लड़के की जान बच सके। जिन सावुन टेबल पर बैठे बैठे तंज से मानता है कि उसने सच में इस अच्छी भली गैदरिंग का मजा किरकिरा कर दिया। सबको हैरान करते हुए वो सम्मान से झुककर सॉन्ग मो हयान के सामने पूरा दोष अपने सर ले लेता है। सॉन्ग ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है कि ये निडर लड़का इतनी शांति से माफी भी मांग सकता है। वो गुयु योंगसा से माफी मांगता है, कहता है कि उसके सेक्ट के दर्दनाक अतीत को छेड़कर वो हद पार कर गया। सोन कहता है कि वो अब चलते हैं ताकि आगे कोई परेशानी न हो और बाकी सबको पार्टी एंजॉय करते रहने को कहता है। वो होंग को बुलाता है ताकि दोनों वहां से निकल सकें, जबकि राइवल हेयर अंधेरी नजरों से उन्हें जाते हुए घूरता रहता है। जैसे ही दोनों पलटकर जाने लगते हैं, सॉन्ग मो हियन गरजती आवाज में उन्हें तुरंत रुक जाने का हुक्म देता है। वो ऐलान करता है कि उसके निवास में मेहमानों का अपमान करना सीधे सीधे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की इज्जत और साख पर हमला है। और अब सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि साफ है ये मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। पैट्रियार्क के पोते और मुख्य शिष्य होने के हक से सॉन्ग मो हियन पार्टी छोड़ने से पहले पूरी शारीरिक भरपाई की मांग रखता है। साफ ऐलान करता है कि सिर्फ माफी काफी नहीं, इस मसले को कॉम्बैट में ही निपटाया जाएगा। एक शैतानी हंसी के साथ पैट्रियार्क इजाजत दे देता है और सबके सामने जिन सोवून को सीधे ड्यूएल की चुनौती दे डालता है। सॉन्ग ये सारा नजारा हैरत से देखती रह जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब इस टकराव को रोकना नामुमकिन है। पर हैरानी की बात ये कि सोवून के चेहरे पर डर की जगह एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है, मानो अंदर ही अंदर उसे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। सर उठाकर हंसते हुए वो सोचता है, इतिहास ठीक वैसे ही दोहरा रहा है जैसा पहले हुआ था। शांत पर जिद्दी नजरों से वो खुश होता है कि उसका शक सही निकला। उधर सॉन्ग उदास होकर नजरें झुका लेती है, समझ जाती है कि उसके भाई के घमंड ने आज सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीन बदलता है। कमरे में जिन तासिन गुस्से से अपने बेटे को डांट रहे हैं कि आखिर पार्टी में उसने ये ड्यूएल स्वीकार ही क्यों किया। होंग बीच में आ जाती है, बेटे का बचाव करते हुए पापा से कहती है कि सोन की बात में दम है। लड़का सफाई देने की कोशिश करता है, पर लड़की जवाब देती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। होंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद आता है कि रिवल के पास कितनी भारी तलवार है, कहीं इस लड़ाई में उसकी जान ही न चली जाए। सच्चे डर से रोते हुए वो सोचती है कि इस जल्दबाजी भरे फैसले की वजह से अपना करीबी दोस्त खो देगी। उसे रोता देखकर सोन घबरा जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, वादा करता है कि उसके पास जीतने का एक बिल्कुल पक्का प्लान है। कैंग चेसियो सोवून केस मजाकिया अंदाज से चिढ़ जाते हैं, पर लड़का चुप रहने का इशारा करता है ताकि होंग का रोना और न बढ़े। कांग चेसियो जिद करते हैं कि जेंटसेन अपने बेटे को कड़ी फटकार लगाएं, पर मास्टर बिल्कुल खामोश रहते हैं। सून खुद जिम्मेदारी उठाते हुए बुजुर्गों से भरोसा जताने की गुजारिश करता है, इस बार उस पर यकीन करने को कहता है। दांत भींचते हुए मास्टर उस यंग मैन की आंखों में दृढ़ता देखते हैं और चुप हो जाते हैं। कोई और चारा न देखकर नाराज होते हुए भी मास्टर आखिरकार फैसला मान लेते हैं। अंधेरे कमरे में जिन तसेन उदास बैठे रहते हैं और बेटा अपने पापा की खामोश तकलीफ को महसूस करता है, दिल ही दिल में कसम खाता है कि इस बार वो बेइज्जती दोहराने नहीं देगा। जिन तासा अपने सीने में सेक्ट और बेटे दोनों को बचाने का बोझ लिए सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार करते हैं। अगला दिन आ चुका है, ड्यूएल का दिन। आयरन सोर्ड सेक्ट के मेन ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में होंग गलियारों में सरपट दौड़ती हुई
आती है, बेतहाशा घबराई आवाज में सोवून का नाम पुकारते हुए। डरी हुई लड़की उसे उसके पापा के बारे में एक बेहद फिक्रमंद और गंभीर खबर देती है, जिसे सुनकर वो चिंता में डूब जाता है। लड़के का चेहरा पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त उसके पापा क्या कर रहे हैं। एक पल भी गंवाए बिना वो पूरी हताशा में अरीना की तरफ दौड़ पड़ता है। जो सबसे बुरा डर पूरे दिन वो टालने की कोशिश कर रहा था, वो आंखों के सामने सच हो चुका है। सोन पूरी तरह टूट जाता है। एरिना में भीड़ फुसफुसा रही है, कह रही है कि अपराधी का पापा माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ चुका है। जेन टासन जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, राइवल सेक्ट के लीडर्स के सामने खुद को बेइज्जत करते हुए, सिर्फ अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए। ऊपर से आयरन स्वॉर्ड पैट्रियार्क इस नजारे को क्रूर संतुष्ट मुस्कान के साथ देख रहे हैं। लीडर अलायंस स्ट्रेटेजिस्ट से माफी मांगता है इस तमाशे के लिए, और मेहमान बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि आगे बढ़ें। चुजोंग इस पूरे सीन को एनालाइज करता है, इस सार्वजनिक अपमान के पीछे की राजनीति समझ जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट को साफ नजर आता है कि आयरन स्वॉर्ड किसी भी कीमत पर ताई सेक्ट से उनका ऑफिशियल स्थान छीनना चाहता है। जिन टाइसन जोर से अपना सर पत्थर के फर्श पर पटकते हैं, खून बहते हुए भी अपने प्यारे बेटे की जान की भीख मांगते हैं। रिवल पैट्रियार्क मांग करता है कि पहले पूरे विस्तार से बताया जाए कि आखिर लड़के ने कौन सा भयंकर अपराध किया है। गिंटसेन के माथे से खून टपकते हुए वो कबूल करते हैं कि उनके बेटे ने राइवल की तौहीन की थी। हंसते हुए बूढ़ा आदमी ताना मारता है, बाप जैसा बेटा, और फिर याद करता है कि 20 साल पहले भी ठीक यही हुआ था। अरीना के एंट्रेंस पर पहुंचते ही सोवून अपने पापा की ये हालत देखकर पूरी तरह हताश हो जाता है। भारी कदमों और दुख से भरी नजरों के साथ आगे बढ़ता है। कोर्टयार्ड के बीचों बीच पड़े अपने पापा के पास वो पहुंचता है। सोवून उन्हें उठ जाने को कहता है, पर जिन तान जवाब देते हैं कि कोई भी पिता अपने बेटे को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैरान होकर सून जवाब देता है कि कोई भी बेटा अपने पापा को इस तरह खुद को अपने लिए बेइज्जत करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़का सख्ती से पापा से पीछे हटने की गुजारिश करता है, अब से सब कुछ उसके हाथ में छोड़ने को कहता है। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई हैं कि नसें उभर आती हैं। सीने में दबा हुआ बेकाबू गुस्सा साफ नजर आता है। सोंगमो हायेन नीचे उतरकर इस बाप बेटे के प्यार का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इस आदमी को सर पटकते देखकर तो उसे रोना आ रहा है। हिकारत भरी नजर से विलन चेतावनी देता है कि अगर सून अपने पापा के बगल में घुटनों पर बैठ जाए तो वो उसकी गलती माफ कर देगा। इस अपमान के जवाब में जिन सोवून धीरे धीरे बड़े जानबूझकर अंदाज में अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है। लड़का पापा को चेतावनी देता है कि उसकी तलवार निकल चुकी है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। वो कहता है कि पापा की माफी अब बेमानी हो चुकी है और उन्हें अरीना से हट जाने को कहता है। सोवून अपने राइवल की तरफ मुड़ता है, ऐलान करता है कि वो सिर्फ अपनी असली काबिलियत साबित करने आया है। होंग और कैंग चेस डर से देखते रहते हैं जब यंग मैन चेतावनी देता है कि वो लड़ाई में खोखली बातें नहीं करता। लड़का पक्के कदमों से अरीना में आगे बढ़ता है, अपने राइवल हार से आखिरी ड्यूअल के लिए तैयार। अपने घुटनों पर बैठे पापा को देखते हुए जिन सोवून भरोसा दिलाता है कि वो निराश नहीं करेगा, बस देखते रहने को कहता है। सोंगमो हियोन घमंडी अंदाज में हाथ हिलाकर अपनी विशालकाय तलवार मंगवाता है। उस भारी हथियार को थामे विलन ताना मारता है, कहता है वो देखना चाहता है कि 100 पीक्स के एक शिष्य में आखिर दम कितना है। जिन सावुन अपने राइवल को परखता है, जानता है कि इसे सेक्ट के सारे संसाधन और ऐशो आराम मिलते हुए पाला गया है। इस राइवल क्लैन की भारी तलवार टाई सेक्ट की ट्रेडिशनल हल्की और तेज स्टाइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रफ्तार के दम पर हावी होने के इरादे से जिन सोवून अपने सेक्ट के पहले बेसिक फॉर्म से शुरुआत करता है। ओपोनेंट चौंक जाता है इस लड़के की अविश्वसनीय रफ्तार देखकर, जिससे वो उसकी तरफ बढ़ता है। कोर्टयार्ड में वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की चौड़ाई से इस तेज हमले को रोक लेता है, प्रोटैगनिस्ट की स्ट्राइक थाम लेता है। विलन मजाक उड़ाते हुए उसे तुच्छ चूहा कहता है जो इतनी हल्की स्टाइल से हमला करने की हिम्मत कर रहा है। एक बर्बर झटके से वो एक भारी वार करता है, स्टील की टक्कर से जिन सोवून को पीछे धकेल देता है। भारी तलवार के इस स्विंग से इतनी तेज हवा उठती है कि जमीन उनके पैरों तले कांप उठती है। स्ट्राइक अरीना के पत्थर पर पड़ती है, फर्श टुकड़ों में बिखर जाता है और हवा में धूल का गुबार उठ जाता है। सो मायोंग लड़ाई एनालाइज करते हुए सोचते हैं कि पहली ही टक्कर में पीछे धकेले जाने से साफ है कि ताई सेक्ट कमजोर है। धूल के बीच राइवल हार ताना भरी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या यही उसकी कमजोर सी अटैक थी? जिन सावून धूल के बीच गहरी सांस लेता है, अपने हाथों पर ओपोनेंट की ब्रूट फोर्स के असर को परखता है। विलन ताना मारता है कि टाई सेक्ट से कुछ अच्छा उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, ये लड़का कुछ भी नहीं है। मजबूती से जमीन पर पैर जमाते हुए जिन सावून अटैकर से चुप रहने और घमंड भरी बातें बंद करने को कहता है। वो फिर आगे बढ़ता है, पेट्रियार्क के पोते की भारी तलवार के खिलाफ तेज रफ्तार वार करता है। तलवारें सीधी टक्कर में उलझ जाती हैं, जहां विलन मुस्कुराता है, यकीन है कि वो इस यंग मैन को कुचल देगा। जिनसून मानता है कि उसके राइवल की शारीरिक ताकत इंप्रेसिव है, पर 1 इंच भी जमीन छोड़ने से इनकार करता है। अटैकर आगे झुककर साउंड्स के कान में फुसफुसाता है, याद दिलाता है कि उससे
से पहले भी एक ऐसा ही आदमी था। वो बताता है कि अतीत में एक और टाई वॉरियर ने उसके पापा को चुनौती दी थी, बिना ये समझे कि अलायंस में उसकी हैसियत क्या है। खुलासा करता है कि वो आदमी हार गया था और वो कोई और नहीं, खुद गिंटा थे, इस लड़के के अपने पापा अपनी जवानी में। विलन बताता है कि उसके पापा ने इस गुस्ताखी की कीमत एक लाल गर्म तलवार की चौड़ी सतह से जलाए जाने के तौर पर चुकाई थी। पापा का पूरा शरीर, सीना, पीठ, पेट जलने के निशानों से ढका हुआ था। शैतानी मुस्कान के साथ विलन अब खुलेआम उस अतीत के टॉर्चर किए गए वॉरियर का नाम उजागर करने ही वाला होता है। जिन टाउनन का नाम सामने आता है, 20 साल पहले उन्हें दी गई वो क्रूर शारीरिक बेइज्जती अब बेनकाब हो चुकी है। अपने ही पापा के शरीर पर मौजूद उन निशानों की असली वजह समझते ही जिन सोवून पूरी तरह सन्न रह जाता है। पीछे मुड़कर भीड़ में खड़े अपने पापा को देखता है। अब उनकी सारी खामोश तकलीफ की वजह समझ आ चुकी है। जिंता नजरें झुकाए रहते हैं, अपने बेटे का सामना नहीं कर पाते। इस शर्मनाक राज के सामने आते ही लड़के के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए विलेन सीधे जिन साउंस के सीने पर एक बर्बर लात मार देता है। इस झटके से जिन सावून दूर तक उड़ता है, कोर्टयार्ड के पत्थरों पर बुरी तरह घिसटता चला जाता है। ये भयानक वार देखकर कांग चासियो और होंग दहशत से चीख उठते हैं। यंग वॉरियर की जान की फिक्र में लड़खड़ाते हुए जिन सावून खुद को फिर उठाने की कोशिश करता है। तभी विलन ताना मारता है कि अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं बचा। अटैकर जोर से हंसता है, कहता है बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं, बिना सोचे समझे अपमान निगल जाने वाले। दर्शकों में बैठे रईस जादे ठहाके लगाते हुए कहते हैं, टाई सेक्ट तो दयनीय है, ये ड्यूएल तो एक बेढंगा मजाक बन गया है। ऊंची जगह बैठे बूढ़े पैट्रियार्क क्रूर मुस्कान के साथ टाई सेक्ट की सार्वजनिक बेइज्जती देखकर संतुष्ट होते हैं। भीड़ में हर किसी को यकीन हो चुका है कि टाई सेक्ट की हार और अपमान का इतिहास आज फिर दोहराने वाला है। पर धुएं के पीछे जिन सोवून के चेहरे पर एक अंधेरी केंद्रित मुस्कान उभरती है, खेल पलटने के लिए बिल्कुल तैयार। जिन सोवून तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, एक बार फिर अपने सेक्ट की उसी बेसिक पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। विलन पूरी ताकत से हमला करता है, पर जिन साउंड सर्जिकल सटीकता से उस ब्लेड के नीचे से निकल जाता है। पेट्रियार्क का पोता अपनी आंखें फाड़े हैरान रह जाता है। उसका भारी वार खाली हवा में जाता देख उधर प्रोटोगोनिस्ट की नीली आंखें तेजी से चमकने लगती हैं। अब सोन तय करता है, असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। सिर्फ अपनी हल्की तलवार की नोक इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी नफासत से राइवल की उस भारी हथियार वाली क्रशिंग स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। विलन हैरत में दहाड़ उठता है, समझ नहीं पाता कि इतना कमजोर सा लगने वाला लड़का ऐसा विध्वंसक वार कैसे रोक सकता है। हजारों प्राचीन मैनुअल्स की यादें लड़के के दिमाग में जिंदा हो उठती हैं, उसके हर मूवमेंट को गाइड करती हुई। हताशा में डूबकर हैर पागलों की तरह हमला करने लगता है। पूछता है ये लड़का कौन सी चालाकी कर रहा है। सून अरीना में घूमते हुए सिर्फ एक ही सोच पर केंद्रित है, और मजबूत बनते जाना, उन सबकी हिफाजत के लिए जिन्हें वो प्यार करता है। वही बेसिक टेक्निक अब 30 सालों की शुद्ध ऊर्जा के दम पर जबरदस्त ताकत लेकर आती है। स्ट्राइक सीधे सोंग मोहाई की त्वचा को चीर देती है। विलेन अपने राइवल की इस विध्वंसक ताकत पर यकीन नहीं कर पाता। जिन सून अपने जख्मी राइवल को जमीन पर देखता है, इस जीतने वाले वार के बाद भी मजबूती से अपनी जगह डटा रहता है। भरोसे भरी मुस्कान के साथ सून अपनी तलवार कंधे पर टिका लेता है। तंज से पूछता है, बस इतना ही है उसके राइवल के पास? खड़े रहने की ताकत न बचने से हेयर पीछे की तरफ एरिना में गिर पड़ता है। दर्शकों की हैरान निगाहों के सामने जमीन पर पड़ा वो यकीन नहीं कर पाता कि उसे एक साधारण शिष्य ने हरा दिया। ऊपर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्क अपने पोते की इस बेइज्जती को अंधेरी गुस्से भरी नजरों से देख रहा है। विलन अपने हथियार के सहारे उठने की कोशिश करता है, जबकि जिन सून नीचे उसे देखता है। अब अपनी इज्जत बचाने की हताशा में हेयर एक अंधा हमला बोलता है, बचे हुए पूरे दम से चीखते हुए। जिन सावून पूरी आसानी से वो वार टाल देता है, दोनों के हुनर के बीच की गहरी खाई साफ दिखा देता है। राइवल की विशाल तलवार पत्थर की जमीन में धंस जाती है, अरीना कॉम्बैट का निर्णायक अंत सील कर देती है। अग्रेसर की आंखें फैल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी ताकत के प्रवाह में कुछ बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। उसकी इंटरनल एनर्जी रहस्यमयी ढंग से डगमगाने लगती है। वो कोई मार्शल टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। विलन कांपते हुए अपनी तलवार पकड़ने तक की ताकत खो देता है। शरीर के अचानक पैरालाइज होने से घबरा उठता है। जिन सोवून ठंडे लहजे में ताना मारता है, कहता है उसके राइवल की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन बेहद दयनीय और नाकाफी है। जमीन पर घुटनों के बल गिरकर हेयर अपनी एनर्जी के इस अजीब तरीके से बंद हो जाने पर गुस्से से दहाड़ता है, हार मानने से इनकार करता है। याद करता है कि उसने अपने पूरे सेक्ट के सबसे बेहतरीन कीमती एलिक्सर्स निगले हैं। यंग मैन हैरत और घबराहट में सोचता है कि एक कथित तौर पर कमजोर राइवल ने उसे इंटरनल एनर्जी में कैसे पीछे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट पूरे दबदबे के साथ उसे नीचे देखता है, अपनी जीत का तमाशा खत्म करने को तैयार। विलन कड़ियां जोड़ता है, याद करता है कि उसकी ताकत ठीक तभी गायब हुई जब सून ने उसके कंधे छुए थे। उसे समझ आता है कि हॉल में उस छोटी सी छुअन के दौरान लड़के ने कोई आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करके उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा सोख लिया था। बुरी तरह डरा हुआ हेयर चीखता है,
जिनसून पर प्रतिबंधित जादू टोना करने का आरोप लगाता है। वो दहाड़ता है, साउन को पागल कहते हुए दावा करता है कि उसने एक सार्वजनिक ड्यूअल में मुरुम अलायंस द्वारा बैन की गई कला इस्तेमाल की है। विलन यंग मैन पर डिमोनिक कल्ट का जासूस होने का इल्जाम लगाता है, तुरंत गार्ड्स को उसे गिरफ्तार करने की मांग करता है। ऊपर से आयरन सोर्ड पेट्रियार्क अपने पोते की इस बेबसी को देख रहा है। कोर्टयार्ड में भीड़ खामोश पड़ जाती है। पोता जमीन पर घिसटते हुए अपने ताकतवर दादा से मदद की भीख मांगता है ताकि इस टॉय बॉय को सजा दिलाई जा सके। वो बेतहाशा जिद करता है कि उसे साफ महसूस हुआ था कि उसकी एनर्जी किसी जादू टोने से खींची जा रही थी। जिन साउन इन गंभीर आरोपों को शांति से सुनता रहता है, जबकि भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। विलेन उस प्रतिबंधित कला का नाम चिल्लाकर बताता है, सुपर डिमोनिक हेवन अब्सॉर्बिंग आर्ट सीखने का आरोप लगाता है। इस टाबू टेक्निक का नाम सुनते ही पूरी भीड़ में एक झटका दौड़ जाता है। लोग डर और घबराहट में बुदबुदाने लगते हैं। पेट्रियार्क सेओंकिन वुल अपने सिंहासन से उतरकर अपने घिसटते पोते की तरफ बढ़ता है, सबकी चौकन्नी निगाहों के बीच। सो मायोंग सोचते हैं कि जादू टोने और प्रतिबंधित कलाओं के आरोप बेहद गंभीर मामले हैं। मार्शल वर्ल्ड में वो सोचते हैं प्रतिबंधित कलाओं का इस्तेमाल सख्त सजा दिलाता है, पर झूठा आरोप उससे भी कहीं ज्यादा कड़ी सजा लाता है। स्ट्रेटेजिस्ट नोटिस करता है कि राइवल पैट्रियार्क अपने ही पोते की बातों की वजह से कोने में फंस चुका है और सही मौके का इंतजार करने का फैसला करता है। जिन साउन अरीना के बीचों बीच खड़ा राइवल सेक्ट के लीडरशिप का सामना करता है बिना किसी हिचकिचाहट के। वो एक स्पीच देता है, याद दिलाता है कि उसने कितने अपमान निगले, कितनी बार माफी मांगी, फिर भी उसका राइवल घमंड में लड़ाई पर अड़ा रहा। वो खुलकर उजागर करता है कि आयरन सोर्ड सेक्ट की असली मंशा बस अपनी सुपीरियोरिटी साबित करके पीक्स में जगह छीनना थी। यंग मैन ऐलान करता है कि उसने ये डुअल इसलिए स्वीकार किया ताकि सिर्फ अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के दम पर ताई सेक्ट की असली काबिलियत साबित कर सके। भीड़ में सॉन्ग अपने भाई की इस दयनीय हरकत और झूठे आरोपों पर शर्मिंदा हो जाती है। जिन साउन जोरदार आवाज में ऐलान करता है कि एक सेक्ट जिसमें इज्जत ही नहीं, वो आयरन सोर्ड सेक्ट भला पीक्स में खड़े होने के लायक नहीं। लड़के की इस बेदाग बोलचाल को देखकर जुत्सो मोंग संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, नजारे को यूं ही चलने देने का फैसला करता है। पब्लिक ओपिनियन बदलने लगता है। मेहमान आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के इस बेशर्म रवैये पर खुलकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। विलेन हताशा से कांप उठता है, समझ जाता है कि उसके अपने आरोपों ने ही उसके परिवार की साख को कलंकित कर दिया है। हताशा के इस आखिरी दांव में सॉन्ग मो हियोन अपने दादा के सामने जमीन पर सिर पटकता है, कसम खाता है कि वो सच बोल रहा है। दलील देता है कि उसने अपनी उम्र के किसी से कभी नहीं हारा, इसीलिए उसे सिर्फ जादू टोने से ही हराया जा सकता है। जिद करता है कि उसने सच में अपनी एनर्जी खिंचती महसूस की थी और अपनी ही इज्जत और नाम को इस दावे की गारंटी में दांव पर लगा देता है। यंग मैन कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहा हो तो उसे सख्त सजा मिले। अपनी जान की कसम खाकर दावा करता है कि दुश्मन ने प्रतिबंधित कला का इस्तेमाल किया। पैट्रियार्क सॉन्ग वॉल एक लंबी सांस छोड़ता है। अपने पोते की इस कसम की गंभीरता और वजन को समझते हुए बूढ़ा पैट्रियार्क हाथ उठाकर आधिकारिक रूप से लड़ाई रोक देता है, पूरे वेन्यू पर अपने एब्सोल्यूट अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए। सून इस ड्यूअल को रोके जाने पर सवाल उठाता है और पेट्रियार्क जवाब देता है कि उसे लड़के के शरीर की जांच करनी होगी। यंग मैन के इनकार पर आयरन सोर्ड लीडर गुस्से से पूछता है कि क्या वो उसके पोते को झूठा कह रहा है। सॉन्ग मोहाई शैतानी मुस्कान के साथ पूछता है कि अगर जिन सावुन बेगुनाह साबित हुआ तो वो इसके परिणाम कैसे भुगतेगा। पेट्रियार्क गुस्से से दहाड़ता है, लड़के को चुप रहने का हुक्म देता है, कहता है जितना वो टाल मटोल करेगा उतना ही ज्यादा शक बढ़ेगा। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि वो साउन के शरीर की जांच वहीं तुरंत करेगा और पूरे सेक्टी को इसकी कीमत चुकवाएगा। इस मंडराते खतरे को भांपते हुए जिन सावुन भीड़ में खड़े अपने पापा की तरफ मुड़कर उन्हें पुकारता है। लड़का गंभीर मुद्रा में खड़ा होकर कसम खाता है कि वो सेक्ट की इज्जत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। जिंता अपने बेटे के इस बेहद खतरनाक कदम की गंभीरता समझते ही सन्न रह जाते हैं। सून हॉल मास्टर को सीधा आदेश देता है कि जब तक जजेस न पहुंच जाएं, कोई उसके शरीर को हाथ न लगाए। यंग मैन अपनी तलवार एरिना के फर्श में गाड़ देता है, गर्व से अपना नाम और ताई सेक्ट के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान करता है। वो घोषणा करता है कि वो राइवल सेक्ट की साजिशों से कुचली गई इज्जत की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार है। बेमिसाल हिम्मत के साथ यंग मैन औपचारिक रूप से आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के पैट्रियार्क को खुद डुअल की चुनौती दे देता है। पूरी भीड़ इस शिष्य की अभूतपूर्व दिलेरी देखकर सन्न रह जाती है। गुस्से में अंधा होकर बूढ़ा पैट्रियार्क दहाड़ता है, पूछता है कि इस बदतमीज लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने चुनौती देने की। जवाब में जिन सोवुन अपनी आवाज बुलंद करके पेट्रियार्क को चुप रहने और उसके सामने ऊंची आवाज न निकालने का हुक्म दे देता है। अरीना में ऑरा का इम्पैक्ट इतना तीव्र होता है कि आसपास खड़े प्रैक्टिशनर्स तक लड़खड़ा जाते हैं। इस पल की तीव्रता से दबे हुए, हालात की गंभीरता को भांपते हुए ताई सेक्ट के दोनों मास्टर्स अपनी तलवारें निकालकर लड़के की हिफाजत के लिए आगे आ जाते हैं। सून हैरान रह जाता है अपने पापा और हॉल मास्टर को अपने आगे
एक जिंदा ढाल की तरह खड़ा देखकर। कैंग चेसियो लड़के को डांटते हुए कहते हैं कि वो पीछे हट जाए और ऐसा व्यवहार बंद करे जैसे सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की हो। जिनतान अपने बेटे को घूरते हुए ऐलान करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बाप अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब पूरा अरीना सांस रोके इंतजार कर रहा है आगे क्या होगा। गुस्से से आग बबूला पेट्रियार्क सामने आता है, कसम खाता है कि आज थाई सेक्ट का नामो निशान मिटा देगा। तलवार उठती है, माहौल में खून की प्यास साफ झलकती है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज पूरे कोर्टयार्ड को जमा देती है, शांत पर इतनी भारी कि हर कोई रुक जाता है। ये आवाज थी जुजू सोमायोंग की, मुरीम अलायंस के स्ट्रेटेजिस्ट की। बस अपनी एनर्जी की प्रेशर से उसने पैट्रियार्क का हमला और थाई मास्टर्स का डिफेंस दोनों को वहीं ठप कर दिया। ठंडी नजरों से उसने हुक्म दिया, हथियार नीचे, लड़ाई खत्म। पूरी भीड़ सांस रोककर देख रही थी कि अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव किस तरह अकेले पूरे अरीना पर हावी हो गया। फिर उसकी नजर घूमी जिन सोवुन की तरफ। उसने कहा, तुम भी अपनी सोट शीत करो लड़के, लेकिन सोवुन ने सीधा मना कर दिया। रिवाल पेट्रियार्क ये बेअदबी देखकर भड़क गया, चिल्लाने लगा। पर जुजू सो मायोंग को कोई जल्दी नहीं थी। बड़े इत्मीनान से पूछा, वजह क्या है इनकार की? सोन ने बताया कैसे रिवाल सेक्ट ने इस ड्यूएल का इस्तेमाल उन्हें बेइज्जत करने के लिए किया, कैसे उसे झूठे सॉर्सरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश हुई। और फिर सीधा स्ट्रेटेजिस्ट से सवाल। पूरा तमाशा देखते रहे चुपचाप, अब भरोसा क्यों करूं आप पर? सो मयोंग सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। लड़के की बेअदबी उसे चुभी जरूर, पर उसकी हिम्मत भी नजरअंदाज नहीं हुई। साफ कबूल किया, मैं जानबूझकर देर से आया क्योंकि यह तमाशा मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा था। लड़के के पास आकर तलवार की नोक रिवाल पैट्रियार्क की तरफ करते हुए पूछा, अब सच बताओ, चाहते क्या हो? एक लंबी खामोशी छा गई। जाइन साउन की आंखों में सालों की नफरत जल रही थी। फिर तेज आवाज में बोला, मुझे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर का सिर चाहिए। सो मायोंग की मुस्कान गहरी हुई। ये डिमांड सिर्फ गुस्सा नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल चाल थी, बहुत ऊंचे दर्जे की। स्ट्रेटेजिस्ट को समझते देर नहीं लगी। ये लड़का अपनी मौत को भी हथियार बनाना जानता है, अपने दुश्मन की इज्जत तबाह करने के लिए। यही समझ लो, ये कहानी सिर्फ तलवारबाजी की नहीं है, ये दिमाग की जंग है। और सोवुन कोई आम लड़का नहीं निकला। सो मायोंग ने पैट्रियार्क की तरफ मुड़कर पूछा, इतना भरोसा है अपनी बात पर? सेक्ट का नाम दांव पर लगाने की हिम्मत है? बूढ़ा हैरान रह गया। एक साधारण जांच के लिए सेक्ट का नाम क्यों दांव पर लगाऊं? डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की। बोला, अगर जिम्मेदारी लेनी ही है तो तलवार से तय होगा। सो मायोंग ने दाढ़ी सहलाते हुए सोचकर उसकी बात मान ली, पर फिर सबको चौंका दिया। दांव पर रखा गया रिवाल सेक्ट का सबसे पवित्र हथियार, लेजेंडरी नाइनफोल्ड सोर्ड, जो पीढ़ियों से आयरन सोर्ड सेक्ट की शान थी। पैनिक में पेट्रियार्क पीछे हटने लगा। ये तो हमारा पुश्तैनी रेलिक है, इसे दांव पर नहीं लगा सकता। पर स्ट्रेटेजिस्ट ने एक झटके में दलील तोड़ दी, अगर तुम्हारा पोता सच बोल रहा है तो जांच करना कोई मुश्किल बात नहीं, और अगर ये सब साजिश है तो समझ लो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने अलायंस का इस्तेमाल एक गंदी चाल के लिए किया है। नजरें सख्त हो गईं, आरोप साफ था, बेईमानी और नीचता। सोंग चिन वुल खामोश रह गया, समझ चुका था कि वो अपनी ही चाल में फंस गया है। मजबूरन इंस्पेक्शन के लिए हामी भरनी पड़ी। सो मायोंग ने पैट्रियार्क के कंधे पर हाथ रखा, फिर सून से पूछा, तुम्हें मंजूर है? शांत चेहरे के साथ बिना किसी डर के सोन तैयार हो गया। स्ट्रेटेजिस्ट ने हाथ बढ़ाया, कहा, रिलैक्स रहो, विरोध मत करना। उंगलियां बॉय की नब्ज पर टिकी। नीली एनर्जी की एक लहर उसके डेंटियन की तरफ बढ़ी। पूरा माहौल एक अजीब रोशनी से जगमगा उठा। हर आंख उस जांच पर टिकी थी। सबके जहन में एक ही आरोप गूंज रहा था कि इस लड़के ने डेमोनिक एब्जॉर्बिंग आर्ट सीखी है, वो फॉरबिडन टेक्निक जो दूसरों की शक्ति चूस कर शरीर में एक गंदा मिश्रण बना देती है। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो उसका कल्टीवेशन सेंटर पूरी तरह दूषित मिलता। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट था, ड्रैगन ब्रेसलेट ने वो सारी अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इतनी सफाई से प्यूरिफाई कर दी थी कि वो पूरी तरह थाई पावर में घुल मिल चुकी थी। सो मयोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लड़के की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल शुद्ध थी, बेदाग। पूरा बैंक्वेट हॉल सांस रोके इंतजार कर रहा था आखिरी फैसले का। सो मयोंग ने हाथ छोड़ा और ऐलान कर दिया, इस लड़के ने कभी फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का पेट्रियार्क वहीं जड़ हो गया। उसके पोते का इल्जाम सबके सामने झूठा साबित हो चुका था। सोंग मो हियन घबराहट में चीखने लगा, नहीं, मैंने खुद महसूस किया था अपनी एनर्जी को खींचते हुए। एक थाई डिसाइपल बिना धोखे के मुझे हरा ही नहीं सकता। घायल घमंड में उसने खुद सोन को पकड़ लिया, अपनी जांच खुद करने के इरादे से। अब यहाँ से माहौल पलट गया, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ खतरा। उसने बॉय का हाथ जकड़ लिया, एक हिंसक एनर्जी की लहर उसके अंदर भेज दी। तड़प उठा सोवून, मेरिडियंस दबने से दर्द से कराह उठा। जिन ताइन और कांग चियक चीख पड़े, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उस बेतहाशा एनर्जी की चोट से लड़के के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। अंदरूनी चोटें गहरी थीं। सोंग मोरन चिल्लाई, दादा रुक जाओ, मार डालोगे उसे। होश में आते ही पेट्रियार्क ने हाथ छोड़ा। सोवून बेहोश, खून से लथपथ पत्थरों पर गिर पड़ा। मास्टर्स दौड़ पड़े उसे संभालने। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। सो मायोंग ने पैट्रियार्क को घूरा, आवाज में शुद्ध आग, ये तुमने क्या किया? बूढ़ा कांप उठा, समझ चुका था कि लड़का सच में बेकसूर था और उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी माफी नहीं। गिरा हुआ, लहूलुहान, सोन ने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए। रिवॉल्व सेक्ट लीडर का नाम फुसफुसाया। खून पत्थर पर टपक रहा था, पर उसने आखिरी ताकत जुटाकर हिसाब
हिसाब मांगा। पिता और गुरुज के सहारे खड़ा उसने मांग रखी। पेट्रियार्क घुटनों पर आए और माफी मांगे। पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। पोता और हर मेहमान हैरान रह गया। सोंग मोरन ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। खून से सना हाथ बढ़ाकर सोन ने उस सालों पुराने जुल्म की कीमत मांगी। चेहरा खून से रंगा हुआ, फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार थककर बेहोश हो गया। स्ट्रेटेजिस्ट ने उसे संभाला। पिता गुरु उसका नाम पुकारते रहे बेबसी में। पूरे वेन्यू पर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। अलायंस लीडरशिप बस टूटे हुए पेट्रियार्क को घूरती रह गई। सो मयोंग ने आखिरी बार उस बूढ़े को घूरा। आवाज बर्फ जैसी ठंडी, दांव पूरा करो, वो सेक्रेड रेलिक अभी सौंप दो। अगला दिन आया। बगीचे में परिंदे चहचहा रहे थे। माहौल एकदम शांत। सोन इन्फर्मरी के बिस्तर पर धीरे धीरे होश में आया। नजर धुंधली, बदन में अब भी दर्द। आंखें खोलते ही वो झटके से उठ बैठा। रिवाल लीडर का नाम चिल्लाते हुए कल की सारी यादें एक झटके में लौट आईं। बगल की मेज पर किताब रखे स्ट्रैटेजिस्ट की आवाज धीरे से कमरे में गूंजी। सो मायोंग मुस्कुराते हुए बैठा था। तो नाटक खत्म हुआ बेटा, सीन बदलता है। एक गंदी अंधेरी कोठरी, चूहे फर्श पर रेंगते हुए। सोंग चिनवुल अपने पोते की कोठरी में आया, जहां सोंग मो हियन पागलों की तरह अब भी सौसरी सौसरी चिल्लाए जा रहा था। लोहे की सलाखें पकड़कर पोता गिड़गिड़ाया, दादा भरोसा करो मुझ पर, मुझे यहाँ मत छोड़ो। पर बूढ़े ने मुंह फेर लिया। कहा, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ है। उस अनमोल रिलिक के खोने का गम साफ चेहरे पर था और वो अपने पोते की चीखें सुनना भी नहीं चाहता था। मूर्ख हो तुम, कहकर हुक्म दिया, जब तक होश न आए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। अंधेरी नम कोठरी में पोता पागलपन की हद तक टूट गया। दादा का नाम पुकारता रह गया, अकेला अंधेरे में। वापस इन्फर्मरी की शांति में सो मायोंग ने फिर पूछा, तो अभिनय पूरा हुआ? सोन हैरान होने का नाटक करने लगा। समझ चुका था कि स्ट्रैटेजिस्ट ने उसकी हर चाल भांप ली है। फिर भी मासूम चेहरा बनाकर सीटी बजाने लगा। अनजान बनने का बेकार सा नाटक। मन ही मन सोच रहा था, इस जीनियस को झांसा देना नामुमकिन है। जरा सोचो, अलायंस में जितनी इज्जत तलवार से योंगसो की थी, उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा दिमाग में जुजू सो मयोंग की थी। यही आदमी था जिसकी वक्त से पहले मौत ने आगे चलकर पूरी जंग का रुख बदल दिया था। सो वून ने चौंक कर पूछा, आपको शुरू से ही पता था? बूढ़े ने हंसते हुए हाँ कहा। उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। सो मायोंग ने बताया कि उसने साफ देखा था कैसे लड़के ने जानबूझकर रिवाल पैट्रियार्क को उकसाया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि किसी अजेय दुश्मन से सीधी टक्कर न लेनी पड़े। और वो खून, वो तो अपनी ही गाल के अंदरूनी हिस्से को काट कर निकाला गया था। कलम मेज पर रखकर स्ट्रैटेजिस्ट ने आखिरी सवाल दागा, बताओ ये सब कब से प्लान्ड था? कमरे में सन्नाटा छा गया। सोन जवाब सोच रहा था। सो मायोंग ने चाय की चुस्की लेते हुए ताना मारा, क्या हुआ? चाल पकड़ी गई तो आवाज ही गुम हो गई। सोन ने आखिरकार पैर फर्श पर टिकाए संजीदा लहजे में बोलना शुरू किया। मेज पर रखी 9 फोल्ड स्वॉर्ड की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये मेरा इनाम है? और फिर अचानक पूरा मूड पलट गया। आंखों में चमक, लालच से दौड़कर उस तलवार तक पहुंच गया। सो मायोंग बस हैरानी से देखता रह गया। समझ ही नहीं पाया इतना अचानक मूड स्विंग क्या था। सो वून तलवार पकड़े हंसते हुए सोच रहा था, इसे बेचूं तो बाजार में कितना मिलेगा? स्ट्रैटेजिस्ट चिढ़ गया, बेअदब कहीं का, दुश्मन के पुश्तैनी रिलिक को बेचने की सोच रहा है। फिर वापस संजीदा होकर सोन ने समझाया, उसने बस रिवाल सेक्ट का घमंड चूर करने की तैयारी की थी। सो मायोंग चुपचाप सुनता रहा, प्लान की गहराई समझते हुए। फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि सोंग मो हियन जोश में फॉरबिडन आर्ट का नाम लेगा? सोवून ने साफ मना कर दिया, इसका जवाब देना घाटे का सौदा होगा। एक सवाल का हिसाब पहले ही चुका हूँ। हंसते हुए बूढ़े ने कहा, लोग मुझसे बात करने के लिए किस्मत खर्च करते हैं और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? सो वून हंसा, विदाई का झुककर सलाम किया, अपनी नई सेकेंड स्वॉर्ड के साथ निकलने को तैयार। सो मायोंग हैरान बैठा रहा। लड़का शरारती मुस्कान और तंजिया झुकाव के साथ जाने ही वाला था कि तभी क्यूरियोसिटी पर काबू न रख पाकर बूढ़े ने एक ट्रेजर चेस्ट मेज पर रख दिया, जवाब खरीदने के लिए। ये एडवांस पेमेंट देखकर सोवून का चेहरा खिल गया। वो मुड़ा। उसने बताया, बिगड़ैल प्रतिभाशाली लोगों का स्वभाव बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। उसने बस उसके घमंड का फायदा उठाया, ये जानते हुए कि वो विलन कभी किसी कमजोर से हारना कबूल नहीं करेगा। मन ही मन उसने ये भी मान लिया कि उसने सच में ब्रेसलेट से थोड़ी सी दुश्मन की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, पर ब्रेसलेट ने इतनी सफाई से उसे प्यूरिफाई कर दिया कि पल्स चेक में भी सो मयोंग को कानो कान खबर नहीं हुई। लकड़ी का चेस्ट खोलते ही सोवून के अंदर एक अलग ही उत्साह जाग गया। अंदर देखकर वो चौंक गया। 3 आयरन हार्ट पिल्स, रिवॉल्व सेक्ट की खास एलिक्सर। खुशी से हंस पड़ा, दिल से स्ट्रैटेजिस्ट का शुक्रिया अदा किया। सो मायोंग ने अगला सवाल पूछा, इतना भरोसा था अपनी जीत पर, फिर आसानी से क्यों नहीं जीता? सो वून ने जवाब दिया, आसान जीत को सब किस्मत समझ लेते, उसे तो खतरा हमेशा के लिए मिटाना था। स्ट्रैटेजिस्ट ने पूछा, और अगर मैं बैंकेट में ना होता तो? सोवून ने बेफिक्री से कहा, तब भी मेरी लाश की जांच मेरी बेगुनाही साबित कर देती। यानी लड़के ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, सिर्फ अपने सेक्टी की इज्जत के लिए। सो मयोंग हैरान रह गया, इतने बड़े ग्रुप के ऑनर के लिए अपनी जान? सोवून ने मुट्ठी भींची, अपने परिवार की अहमियत दोहराई। स्ट्रैटेजिस्ट की आंखों में झांक कर उसने साफ कर दिया कि थाई सेक्ट के प्रति उसकी वफादारी
वफादारी में कोई शक नहीं। दो महान रणनीतिकार एक दूसरे को खामोशी से घूरते रहे, एक दूसरे के आइडियलिज्म की गहराई समझते हुए। सोवोन ने सो मायोंग के नाम और उसकी इज्जतदार फैमिली ट्रेडिशन के बारे में सोचा। फिर पूछा, क्या सच में लगता है कि सिर्फ थाई सेक्ट में ही ऐसी इज्जत की कमी है? सो मायोंग ने उसे गहरी दिलचस्पी और तारीफ भरी नजरों से देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। बोला, मुझे पता था तुम्हारे साथ रहना बड़ा मजेदार होगा। सोन को यह आदमी अजीब सा लगा, एक असली मॉन्स्टर जो एंटरटेनमेंट का इतना भारी इनाम देता है। बूढ़े ने उसे एक खास सरकारी प्लाक थमाई। सोवून हैरानी से उसे हाथ में लेकर लिखा हुआ पढ़ने लगा और उसकी आंखें फैल गईं। ये तो मुरिम एकेडमी में बिना एंट्रेंस एग्जाम के सीधा दाखिले का रिकमेंडेशन था, और साथ में दूसरा प्लैक भी, जिसका मतलब सेक्ट अपने एक और शिष्य को भी भेज सकता था। उसने प्लैक कसकर पकड़ा, समझ गया अपने छोटे साथियों के लिए एक रोशन भविष्य खुल गया है। भावुक होकर सोन सुनता रहा जब स्ट्रेटेजिस्ट ने उसे ग्रेजुएशन के बाद अपने ऑफिस में काम करने का न्योता दिया। पर जैसे ही उस फेमस डिपार्टमेंट का नाम सुना, सोवून वहीं जम गया। ये डिपार्टमेंट तो बदनाम था खतरनाक काम के घंटों और बेइंतहा मेहनत के लिए। बूढ़े ने उत्साह से ऐलान किया कि वो उसके लिए खास तौर पर एक अलग पोस्ट बनाएगा। ये सुनकर सोन के होश उड़ गए। सो मायोंग हंसते हुए खिड़की से कूदकर निकल गया। सोन पूछता ही रह गया, दरवाजा था ना, कूदे क्यों? जाते जाते बूढ़े की आवाज गूंजी, जल्दी आ जाना काम पर। सो वून निराशा में चिल्लाया, मैं कभी उस जगह गुलाम नहीं बनूंगा। रात के अंधेरे में जब आवाज धीरे धीरे गुम हो गई, सो वून अपने भविष्य की चिंता में डूब गया। अगले दिन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट अपनी हार और अपने सबसे कीमती रेलिक को खोने का कड़वा घूंट पी रहा था। सॉन्ग मोरन विस्टीरिया के पेड़ों तले चलती हुई थाई डेलीगेशन को रेजिडेंस से जाते देख रही थी। वो चुपचाप सोच रही थी अपने परिवार पर लगे इस कल के अनफेयर इंस्पेक्शन के दाग के बारे में। उसे याद आया दादा का अंधा गुस्सा, बेकसूर लोगों पर सोरसेरी का इल्जाम। उसे याद आया वो खौफनाक नजारा, खून से लथपथ जिन सोवून इंसाफ के लिए चिल्लाता हुआ। सीने में एक भारीपन उठा। याद आया कि उसने कभी खुद कहा था कि उसका सेक्ट कभी डाकुओं की तरह बर्ताव नहीं करेगा। पछतावे में डूबी मोरन सिर झुकाए बगीचे में खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि उस लड़के का सामना कैसे करे। अचानक बिना किसी आहट के जाइन साउंड पीछे से आकर उसके कान में फुसफुसाया और लड़की डर के मारे एक कॉमिकल सी चीख के साथ उछल पड़ी। घबराकर पलटी तो देखा लड़का शांति से पीठ पर बैग लटकाए खड़ा था, पूरी तरह शर्मिंदा। मोरान हाथ मलती रही, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर सिर झुकाकर दिल खोलकर बोली कि उसका पिछला रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना था। सोवून दिलचस्पी से देखता हुआ पूछ बैठा, रेकलेस से तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कल के ड्यूल के बारे में बताना शुरू किया, अपनी सच्ची गिल्ट जताने की कोशिश करते हुए। रुंधी हुई आवाज में पूछा, तुम्हें अपनी जान तक दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल वही सवाल जो स्ट्रेटेजिस्ट भी पूछ चुका था। सोन ने पलटकर पूछा, क्या तुम सोचती हो कि थाई को चुपचाप अपनी बेइज्जती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी? लड़की का चेहरा फक पड़ गया। उसे लगा उसकी बात को गलत मतलब में लिया गया। घबराकर उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, हाथ हिलाते हुए यकीन दिलाते हुए कि उसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। गला सूख गया, सही शब्द ढूंढती रही, माफी मांगने का सही तरीका सोचती रही। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की इस उत्तराधिकारी ने वो कमजोरी दिखाई जो शायद उसने पहले कभी किसी के सामने नहीं दिखाई थी। बैंगनी फूलों के पेड़ तले सॉन्ग मोरन ने जिन सोवून के सामने गहरी माफी वाली झुकी। सोवून ने ये जेस्चर स्वीकार किया, प्यार से कहा, सिर उठाओ, खुद को दोष देना बंद करो। वो हैरानी से ऊपर देखने लगी, आंखों में आंसू उस दयालुता को देखकर जो उसने दिखाई। सोन ने कहा कि वो उसकी माफी मान लेता है क्योंकि बूढ़े पैट्रियार्क से माफी मांगने की उम्मीद रखना बहुत ज्यादा होगा। लड़की ने वादा किया अपने दादा को मनाने की कोशिश करेगी, पर सोन ने रोक दिया, इसकी जरूरत नहीं। खुली मुस्कान के साथ बोला, नफरत के इस अंतहीन चक्र को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। सॉन्ग मोरन की आंखों में चमक आ गई, इतनी समझदारी और परिपक्वता सुनकर हैरान रह गई। उसने बस इतना कहा, अगर सच में पछतावा है तो अपने सेक्टी को अंदर से बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। अपने दोस्तों की तरफ चलते हुए उसने सोचा, भले ही सेक्ट्स आपस में राइवल हों, उनकी असलियत एक ही है। एक चमकती मुस्कान के साथ आखिरी बात कही, आखिर में दोनों एक ही मार्शल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। सॉन्ग मोरन हैरानी और सम्मोहन में खड़ी रही, बैंगनी पंखुड़ियों की बारिश तले जाते हुए उस लड़के को देखती रही। दोनों की आंखें आखिरी बार मिली, एक खामोश खूबसूरत पल जो उस मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना गया। और आखिरी नजारे में दिखा हारे हुए राइवल्स अपने ही अतीत में कैद पीछे छूटते हुए।